वहां पे इसे जंगम कथा के तौर पे जाना जाता है, बुरा कथा को। और शिव वर्षिपर्स ये होते हैं, ये भी घूम घूम के एक प्रकार से कथा को सुनाते हैं। और जो फिलोसफी है वो एक प्रकार से शिवा फिलोसफी है, सेविया फिलोसफी है, कुछ भी आप कह लीजिए। अगला जो है देखिए, हाँ ये याद रखिएगा, बुरा कथा को किया जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगला जो है वो है मुडियेटू। मुडियेटू को किया जाता है केरला में, और हर साल इसे काली टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है। काली का जो मंदिर है वहां पे इसे परफॉर्म किया जाता है। और इसमें भी एक प्रकार से जैसे हमने पहले डिस्कस किया था चाउ डांस में या फिर जो कथकली में, जो गॉड और एविल के बीच में एक प्रकार से जो कन्फ्लिक्ट है उसको दिखाया जाता है। और ये बात याद रख लिएगा, उसका नेक्स्ट पार्ट है, सीक्वल है मुडियेटू। इसमें भगवान जो है वो जीत चुके हैं, यानी अच्छाई की बुराई पे जीत को दिखाया जाता है इसमें, यानी गॉड की एविल पे जो जीत हुई है उसको दिखाया जाता है मुडियेटू ड्रामा में। केरला में इसे किया जाता है। और इसमें भी मास्क का यूज होता है, ये देखिए मास्क लगा रखा है, चेहरे पे मास्क का यूज होता है। और फ्लोर पे यानी फर्श पे काफी ज्यादा ड्राइंग की जाती है इस ड्रामा के दौरान में। और हैंड गेस्चर्स हैं वो एक प्रकार से एब्सेंट रहते हैं, हैंड गेस्चर्स का यूज नहीं होता इसमें। इसके अलावा देखिए इसे भी यूनेस्को द्वारा एक प्रकार से इंटेंजिबल आर्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। और कौन सी थी? और थी पहले रमन जो उत्तराखंड में की जाती थी, उसको भी जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है इंटेंजिबल हेरिटेज आर्ट के रूप में। और मुडियेटू को भी रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने, तो ये आपको याद रखना है। अगर देखिए मान लीजिए यूनेस्को अगर रिकॉग्नाइज कर ले हेरिटेज के रूप में तो काफी फायदे होते हैं, जैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन काफी मिलता है, फाइनेंस भी मिलते हैं स्टडी के लिए, इसके अलावा ट्रेनिंग होती है, ये सब चीजें जो होती है नॉर्मल। आगे क्या आता है? आगे देखिए थियम है केरला का। थियोलॉजी का मतलब होता है भगवान के बारे में पढ़ना, तो थियम उसी से रिलेटेड है। थियम देखिए ये सिर पे हेडगियर बांध के किया जाता है, ये देखिए सिर पे पूरा हेडगियर लगा लिया उसके बाद में किया जाता है। और ये जो चीज है वो लोकल गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे हैं ये लोकल गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको भी देखिए जो लोकल गॉड्स की सिग्निफिकेंस क्या रहती है, उनके बारे में ऐसा प्रचलित होता है कि वो गांव की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्टर हैं गांव के, तो याद रखिएगा। उसके बाद में अगला है देखिए कुडियट्टम, ये भी केरला का है। और इसमें देखिए संस्कृत लैंग्वेज का यूज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आमतौर पर तो देखिए द्रविडियन लैंग्वेज का यूज होना चाहिए, लेकिन इस डांस या फिर ड्रामा में क्योंकि देखिए ये मिक्स है, काइंड ऑफ डांस ड्रामा थिएटर सबका मिक्स होते हैं, जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आप कई जो है वो डांस भी है ड्रामा भी है, काइंड ऑफ मिक्स है। तो ये देखिए जो है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कुडियट्टम, ये संस्कृत लैंग्वेज का यूज होता है, जबकि साउथ इंडिया का है। तो क्वेश्चन में आ जाए तो कहीं हमारा गलत ना हो जाए, क्योंकि हम उस समय दिमाग लगाएंगे कि साउथ इंडिया का तो इसलिए द्रविडियन लैंग्वेज का यूज होना चाहिए, संस्कृत लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको आप एक्सेप्शन के रूप में मान सकते हैं। तो कुडियट्टम में संस्कृत लैंग्वेज का यूज होता है, और ये टेम्पल थिएटर है, टेम्पल थिएटर ये है। और ये भी देखिए कई दिनों तक चलता है। और इसमें भी जो जेस्चर्स रहते हैं काफी रिच जेस्चर्स का यूज होता है। जैसा पिछला हमने डांस किया था ये वाला थियम, इसमें तो देखिए हाथ के जेस्चर्स का यूज नहीं होता, लेकिन इसमें हाथ के जेस्चर का काफी ज्यादा यूज होता है। अगला है देखिए हमारा वो है थेरुकोथू। ये देखिए ये है थेरुकोथू, ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु में से किया जाता है। और ये काइंड ऑफ मिक्सचर है, काफी सारी चीजें इसमें मिक्स है, म्यूजिक भी है, ड्रामा भी है और डांस भी है, तीनों चीज मिक्स है इसमें। और उसके बाद में देखिए ओपन में इसे किया जाता है, गलियों में भी किया जाता है और थिएटर के तौर पे भी किया जाता है, लेकिन ओपन जगह पे इसे आमतौर पे किया जाता है, खुली जगह पे। देखिए ये देखिए खुली जगह पे इसे किया जा रहा है अभी इस पिक्चर में। और थीम क्या रहती है? थीम रहती है रामायण महाभारत। ये भी 18 दिनों तक कंटिन्यू चलता रहता है। थीम होती है रामायण या फिर महाभारत। और मेनली एक प्रकार से मेल के द्वारा किया जाता है, लेकिन फीमेल भी इसमें अपना रोल निभाती है। तो वही सेम बात, लॉजिक वही है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगी यूपीएससी क्या ये मेल के द्वारा किया जाता है या फिर फीमेल के द्वारा किया जाता है। अगला है यक्षगन। यक्षगन कर्नाटक में फेमस है और इसे ओपन एयर में किया जाता है, यानी खुली जगह पे इसे किया जाता है। और थीम जो रहती है वो रामायण महाभारत दशावतार, तीनों तरह की थीम्स होती हैं, रामायण महाभारत या फिर दशावतार। यक्षगन कहाँ का है याद रखिएगा, कर्नाटक का ये है। अगला कौन सा है? अगला देखिए यात्रा जे से जो यात्रा था वो था वेस्ट बंगाल का, लेकिन ये जेड से यात्रा है वो है गोवा का, तो कंफ्यूज मत होइएगा। गोवा का है ये देखिए, ये भी एक एनुअल सेलिब्रेशन है। इसमें भी एक प्रकार से जो लोकल डिटीज हैं, लोकल देवी देवताओं हैं, उनको एक प्रकार से पालकी में बिठा के जुलूस निकाला जाता है, प्रोसेशन निकाला जाता है। हर साल इसे किया जाता है। और वहाँ की सोशो इकोनॉमिक जो कल्चर है गोवा का, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है ये यात्रा, तो याद रखिएगा। अगला है तमाशा है महाराष्ट्र का। इसमें देखिए जो मूवमेंट्स होती हैं काफी फास्ट होती हैं सॉरी, इसमें स्पेशल कॉस्ट्यूम्स नहीं होती। ये देखिए जो नॉर्मल कॉस्ट्यूम्स ये डेली दिनचर्या में पहनते हैं उसी कॉस्ट्यूम से इसे परफॉर्म किया जाता है तमाशा को, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसमें स्पेशल कॉस्ट्यूम्स नहीं होते। जो म्यूजिक होता है वो लावनी म्यूजिक होता है, लावनी, ये महाराष्ट्र का फेमस म्यूजिक है, तो साथ साथ तमाशा के साथ साथ यही चलता है। और उसके बाद में अगला है भावई। भावई को देखिए गुजरात के राजस्थान में किया जाता है।
और ये जो रिलीजियस रिचुअल्स पर आधारित ये ड्रामा होता है, रिलीजियस रिचुअल्स पर आधारित, इसमें देखिए काफी सारे किरदार होते हैं, सोशल रेलेवेंस होती है किरदारों की, जैसे बोरा बोरी एक विलेज के बनिया पे आधारित किरदार हैं, डोकरी जो है वो ओल्ड वुमन पे आधारित किरदार है। तो बोरा बोरी विलेज बनिया और डोकरी जो है वो ओल्ड वुमन जो है, तो सोशल रेलेवेंस से रिलेटेड चीजों को दिखाया जाता है भावई में। अगला क्या इंपॉर्टेंट है, अगला देखिए 10 अवतार। 10 अवतार गोवा में गोवा का ये ड्रामा है और एक प्रकार से जो थीम रहती है वो लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं उन पे आधारित थीम्स रहती हैं। और एक प्रकार से लकड़ी के मास्क पहन के ये किया जाता है। पिक्चर में तो नहीं दिख रहे लकड़ी के मास्क कहाँ है, जो भी है लिख रखा है यहाँ पे, लकड़ी के मास्क पहन के ये किया जाता है 10 अवतार। पपेट्री जिसे हिंदी में कठपुतली के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आज हमें डिस्कशन करने पे ज्ञात होगा कि कठपुतली तो सिर्फ एक पार्ट है पपेट्री का, और पपेट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है। और प्राचीन काल से यानी एंशिएंट ईरा में भी पपेट्री को परफॉर्म किया जाता था। और सबसे पुराने जो हमें सबूत मिलते हैं वो मिलते हैं, देखिए तमिल लैंग्वेज का एक क्लासिकल लिटरेचर है जिसका नाम है सिलप्पादिकारम। यहाँ से हमें सबूत मिलते हैं कि 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी बीसी में भी पपेट्री को परफॉर्म किया जाता था और कई पर्पसेस के लिए इसे परफॉर्म किया जाता था। जैसे कि सबसे पहले मुख्यतः मनोरंजन के लिए इसे परफॉर्म किया जाता था, और उसके बाद में एपिक्स लेजेंड्स यानी रामायण महाभारत या फिर पुराण को परफॉर्म करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी दर्शाने के लिए, सोशल मैसेज को डिलीवर करने के लिए या फिर एजुकेशन के लिए। और देखिए पपेट्री को आज भी परफॉर्म किया जाता है देश के कई हिस्सों में, लेकिन शायद उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर पहले परफॉर्म किया जाता था। क्योंकि आजकल देखिए एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे अन्य सोर्स उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं जो पपेट्री है सोशल मैसेज के लिए बहुत सारे अन्य सोर्स उपलब्ध है। तो इन सभी कारणों से जो पपेट्री की जो आर्ट है वो कहीं ना कहीं पिछड़ गई है। तो ये हमारी धरोहर है, हमें सहेज के रखना चाहिए। देखिए वैसे पपेट्री को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्ट्रिंग पपेट। पपेट का मतलब होता है खिलौना। खिलौना मतलब ये देखिए, जो कुछ भी कह लीजिए आप, इनको गुड्डा गुड्डी कह लीजिए, खिलौना कह लीजिए, जो मेन किरदार होते हैं, और इन्हीं का यूज करते हुए विभिन्न किरदारों को दर्शाया जाता है। देखिए जब पपेट्स को स्ट्रिंग्स यानी धागे की सहायता से इधर उधर हिलाया जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों को धागे की सहायता से हिलाया जाता है, तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग पपेट। इमोशंस दर्शाने के लिए शैडो पपेट, सफेद रंग के पर्दे पर जो पपेट्स हैं उनकी परछाई दिखाई देती है, जो भी मूवमेंट्स हो रही है पपेट्स की उनकी परछाई दिखाई जाती है सफेद रंग के पर्दे पर, यानी उनकी शैडो दिखती है, तो ये होती है शैडो पपेट्स। ग्लो पपेट्स होता है दस्तानों की सहायता से जो ये पपेट्स का खेल दिखाया जाता है, यानी जो ये पपेट्री होती है वो दस्तानों पर अंकित होती है, हम देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। और रोड पपेट्स भी इसी तरह का ग्लो पपेट की तरह होता है। चलिए इनको थोड़ा विस्तार से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए स्ट्रिंग पपेट्स के बारे में हम जानते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन ये पपेट्री है जो स्ट्रिंग पपेट है। इसमें देखिए शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर या फिर जो शरीर के दूसरे अंग है, आप फेस मान लीजिए, इनको धागों की सहायता से जोड़ा जाता है। अब जब भी हाथों की मूवमेंट दिखानी होती है तो आप इस धागे को ऊपर खींचेंगे, स्ट्रिंग को ऊपर खींचेंगे। अगर इस हाथ को हिलाना है तो इस धागे को ऊपर खींचेंगे। तो इस प्रकार से शरीर के जो विभिन्न अंग है उनको स्ट्रिंग्स की सहायता से जोड़ दिया जाता है, और शरीर की मूवमेंट जो होती है वो स्ट्रिंग्स की सहायता से होती है। ये देखिए जो मेन पपेट होता है वो किसी भी चीज से बना हो सकता है, यानी जो मेन पपेट है ये खिलौना है, चाहे वो लकड़ी का बना हो सकता है, वायर का, क्लोथ का, लकड़ी का, कॉटन का, किसी भी चीज का बना हो सकता है। और काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस स्ट्रिंग पपेट्री में, क्योंकि काफी सारे शरीर के अंग जो होते हैं वो धागे की सहायता से अटैच्ड होते हैं। इसे परफॉर्म किया जाता है राजस्थान में, उड़ीसा में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। अब देखिए जो कठपुतली है वो स्ट्रिंग पपेट का एक पार्ट है, अलग से नहीं है। पपेट्री तो सिर्फ 4 तरह की है, स्ट्रिंग, शैडो, ग्लो, रोड। अब ये हमने देखा कि स्ट्रिंग पपेट क्या होता है। अब स्ट्रिंग पपेट का एक पार्ट है कठपुतली, जिसे मुख्यतः राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। कठ का मतलब होता है लकड़ी और पुतली का मतलब होता है डोल यानी खिलौना, गुड्डा, गुड़िया कुछ भी कह लीजिए। तो देखिए एक मेन लकड़ी होती है और मेन लकड़ी को सजा दिया जाता है, मेन लकड़ी को गुड़िया की तरह सजा दिया जाता है, और कलरफुल जो ड्रेस है उसको पहना दी जाती है। ये देखिए ये जो ड्रेस हमें दिख रही है उसके पीछे एक लकड़ी है, क्योंकि कठपुतली है, कठपुतली में तो निश्चित तौर पर लकड़ी होगी। कठ मतलब लकड़ी। कॉस्ट्यूम्स यानी जो इनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं, हेडगियर्स यानी जो टोपी होती है, वहां पे कहीं ना कहीं आपको राजस्थानी झलक देखने को मिलती है, क्योंकि मुख्यतः कठपुतली को राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। राजस्थान के अंदर में भाट कम्युनिटी के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है कठपुतली आर्ट को। और उनका ये कहना है कि देखिए जो भाट कम्युनिटी है उनका कहना है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो भी पुराने समय में राजा महाराजाओं के दरबार में कठपुतली को परफॉर्म किया करते थे। राजस्थान के अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, पंजाब, यहाँ पे भी इसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे प्राचीन जो सबूत मिलते हैं, विक्रमादित्य जो एक प्रकार से महान किंग थे उज्जैन में, उनके दरबार में इसे परफॉर्म किया जाता था। आगे क्या है, देखिए जब कठपुतली को परफॉर्म किया जाता है तो उसके साथ साथ में रीजनल म्यूजिक को भी प्ले किया जाता है, और उसके साथ साथ में एक स्टोरी टेलर होता है। ये सब सीडी वगैरह ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब कठपुतली को परफॉर्म किया जाता है तो साथ साथ उसके साथ एक बंदा, यानी देखिए कठपुतली परफॉर्म हो रही है तो कोई ना कोई सोशल मैसेज तो डिलीवर हो रहा होगा। अब यूं तो है नहीं जो ये है वो बोलेंगे, जो गुड़िया या गुड्डा है, डोल है, पपेट है, ये तो नहीं बोलेंगे।
तो ये जो जो कुछ भी चल रहा है इस कठपुतली के अंदर में, उसको नरेट करने के लिए एक स्टोरी टेलर होता है, यानी कथावादक होता है, जो इस पूरी कठपुतली के प्ले को एक प्रकार से परफॉर्म करता है, बताता है कि अब क्या कुछ चल रहा है। ये देखिए, और कठपुतली में ये होता है कि कई बार तो देखिए जो किरदार जो होते हैं जिनका काफी मेन रोल नहीं रहता, उनको 4-5 धागों से नहीं जोड़ा जाता, उनको सिर्फ एक स्ट्रिंग से जोड़ दिया जाता है, सिर्फ ये बताने के लिए अब वो बोल रहे हैं, अब उनकी बारी है बोलने के लिए। और जो मेन जो किरदार हैं उनको 4-5 स्ट्रिंग से जोड़ दिया जाता है ताकि बारीक से उनकी एक्सप्रेशन को दिखाया जा सके। अगला देखिए, ये स्ट्रिंग पपेट्री का ही एक पार्ट है, कुंधेई उड़ीसा। कुंधेई में, उड़ीसा में इसे परफॉर्म किया जाता है स्ट्रिंग पपेट्री को, और उसका नाम है कुंधेई। इसको देखिए गोपालीला कुंधेई के नाम से भी जाना जाता है। गोपालीला का मतलब होता है राधा और कृष्णा की स्टोरी, कुंधेई का मीनिंग होता है पपेट, समझ गए? यानी उड़ीसा की लैंग्वेज में, यानी ओडिसी में कुंधेई को पपेट कहते हैं। और ये जो मेन पपेट होता है ये लकड़ी का बना होता है, पैर नहीं होते, और जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं स्कर्ट्स है वो ज्यादा लंबी होती है, पैर नहीं होते। पैर क्यों नहीं होते? क्योंकि देखिए पैर बहुत कम पपेट्री में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तो देखिए पैर अगर लगाएंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, और इवन काम भी बढ़ जाता है, उसको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आमतौर पर पपेट्री में होता क्या है, हाथ पे ज्यादा फोकस किया जाता है, फेस पे फोकस किया जाता है, लेकिन पैर नहीं होते। जो स्कर्ट्स हैं उसको बढ़ा दिया जाता है, और काफी जॉइंट्स जो है वो ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं और आर्टिकुलेट ज्यादा होते हैं, ज्यादा जेस्चर्स जो है उसको दिखाया जा सकता है। कॉस्ट्यूम्स जो होती है वो जात्रा फेस्टिवल की तरह होती है। जात्रा फेस्टिवल आपको याद होगा वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता था, और उड़ीसा जो है वेस्ट बंगाल का पड़ोसी राज्य है, तो कहीं ना कहीं इसे यात्रा को थोड़ा बहुत उड़ीसा में भी परफॉर्म किया जाता होगा शायद। तो उसी वजह से जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो यात्रा फेस्टिवल की तरह कॉस्ट्यूम्स होती हैं, और जो म्यूजिक होता है, जो ओडिसी डांस जब परफॉर्म किया जाता है, वो जब ओडिसी डांस में जो म्यूजिक का यूज होता है वही म्यूजिक का यूज होता है इस एक प्रकार से कुंधेई पपेट्री में भी। आगे क्या है, आगे देखिए कर्नाटका में गोम्बोइता पपेट्री को परफॉर्म किया जाता है। यह भी एक प्रकार से स्ट्रिंग पपेट्री का एक पार्ट है, और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो यक्षागन आपको याद होगा, एक ड्रामा प्ले किया जाता है कर्नाटका के अंदर में। तो जो कैरेक्टर्स यक्षागन ड्रामा में होते हैं जो कर्नाटका में प्ले किया जाता है, वही कैरेक्टर्स होते हैं गोम्बोइता पपेट्री आर्ट में जो कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है। इवन 9th सेंचुरी में भी इसे परफॉर्म किया जाता था, और ये एक प्रकार से पुराण जो है, जैसे हमारे भगवत पुराण, विष्णु पुराण, वहां पे भी इनका जिक्र मिलता है गोम्बोइता का। लकड़ी से बने होते हैं जो मेन पपेट होते हैं, और 5 to 7 स्ट्रिंग्स को अटैच किया जाता है, ये देखिए। और इसमें भी कथावादक होता है, और जो ये पूरा शो को परफॉर्म कर रहा होता है उस पर्सन का नाम है भगवथार। भगवथार याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी देखिए इनडायरेक्टली पूछेगी, यूपीएससी यूं देख लेगी द भगवतार इज फेमस फॉर, 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, फेमस फॉर ए कैरेक्टर इन डांस, ए कैरेक्टर इन ड्रामा, या फिर यूं आ जाएगा ए पर्सन हु ऑपरेट्स द गोम्बोइटा पपेट्री, या फिर ए पर्सन हु परफॉर्म्स द पपेट्री। इस प्रकार से 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा याद रखना है भगवतार होता कौन है। भगवतार पूरा ये गोम्बोइटा पपेट्री को एक प्रकार से ऑपरेट करता है। कंटेंट्स तो एपिक्स, रामायण, महाभारत या फिर वहां से लिए जाते हैं। आगे है बोमलट्टम। बोमलट्टम देखिए तमिलनाडु में आमतौर पे जो अट्टम लास्ट में जुड़ा होता है तो वो केरला का आर्ट होती है। आपको याद होगा मोहिनी अट्टम केरला का है, और कुड़ी अट्टम ये भी केरला का था, लेकिन पपेट्री में लास्ट में अट्टम जुड़ा हो तो ये तमिलनाडु की एक पपेट्री आर्ट है, याद रखिएगा। एक्सेप्शन है यहाँ पे, तो याद रखिएगा एक्सेप्शन जब भी होती है तो उसे याद रखना होता है ताकि हमारा जो कॉमन सेंस है वो गलत ना हो। ये देखिए मुख्यतः ये रोड और स्ट्रिंग पपेट्री को कंबाइन करके है। इसमें जो पपेट होते हैं ये बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा हैवीएस्ट और बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट होते हैं। तो याद रखिएगा जो बोमलट्टम है वो तमिलनाडु का है। इसके देखिए और काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, और ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स हैं वो आप याद रख लीजिए। जैसे पुटाला नाच ये है असम का है, और कालासूत्री बहुल्या ये महाराष्ट्र में इसे परफॉर्म किया जाता है। नूल पवाकोथू केरला में परफॉर्म किया जाता है। केलू बोमलाटा आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। और आगे है लाइथिबी जगोई, ये मणिपुर में इसे परफॉर्म किया जाता है। तो याद रखिएगा। याद रह जाएंगे आपको वैसे ये सब, यही रह जाएंगे वैसे आपको। सॉरी, कितना याद रहता है मैं पूछूं? अभी भी मैंने आपसे पूछा था ये सारे। बताइए मणिपुर में कौन सा परफॉर्म होता था? मणिपुर में सबसे लास्ट में था, ये देखिए लाइथिबी जगोई। आपको तो याद होंगे, मुझे तो देख के भी पढ़ने में लिए मुश्किल हो जाते हैं। लाइथिबी जगोई याद रखिएगा, ऑप्शंस देख के याद आ जाएंगे। अगला है देखिए शैडो पपेट। शैडो पपेट में देखिए क्या करते हैं, अगली दूसरी नंबर की पपेट्री है। पहले हमने डिस्कस करी स्ट्रिंग पपेट्री, दूसरी है ये शैडो पपेट्री। शैडो पपेट्री में देखिए एक सफेद रंग का कपड़ा होता है। सफेद रंग का कपड़ा होता है, यहाँ पे दर्शक बैठे हैं, यहाँ पे दर्शक बैठे हैं, आगे सफेद रंग का कपड़ा है। सफेद रंग के कपड़े के पीछे सफेद रंग के कपड़े के पीछे जो पपेट्री है उसको परफॉर्म किया जाता है, और काफी सारी लाइट डाली जाती है उसके ऊपर में। देखिए ये सफेद रंग का कपड़ा, यहाँ पे दर्शक बैठे हैं, और सफेद रंग के कपड़े के पीछे यहाँ पे पपेट हैं, और यहाँ पे लाइट डाली जा रही है ऐसे, समझ गए?
ऐसे लाइट डाली जा रही है उन पे, तो ये पपेट की जो परछाई है वो कपड़े पे डलती है और बाद में दर्शकों को सिर्फ परछाई दिखाई देती है, एक्चुअल में पपेट्स नहीं दिखाई देते। समझ गए? सबसे पहले आती है लाइट्स, लाइट पड़ती है पपेट्स पे और लाइट्स की परछाई पड़ती है सफेद रंग के कपड़े पे और उस परछाई को यानी शैडो को देखा जाता है दर्शकों के द्वारा। तो ये है हमारी शैडो पपेट्री। ये देखिए सारा कुछ ये बयां किया गया है शब्दों में, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बस एक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्या शब्द बयां कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हो अगर मेंस में इसका क्वेश्चन आता है तो। 2-3 बातें याद रखिएगा बस, वही सब चीजों के लिए इसे यूज होता है, सोशल मैसेज के लिए या फिर रामायण महाभारत की स्टोरी दर्शाने के लिए, मिथोलॉजी के लिए, सभी तरह की चीजों के लिए इसका यूज होता है। और वैसे काफी छोटे होते हैं जो पपेट्स होते हैं, लेकिन जो परछाई दिखाई देती है कपड़े पे काफी बड़ी परछाई दिखाई देती है। और सोशल स्टेचर के हिसाब से जो पपेट्स है उनका कद बड़ा हो जाता है। मान लीजिए अब राजा दिखाया जाना है शैडो पे, तो राजा का जो साइज होगा काफी बड़ा होगा, अगर कोई सर्वेंट को दिखाया जाना है तो उसका साइज काफी छोटा होगा। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों की माइन्यूट डिटेल्स का भी ध्यान रखा जाता है इस शैडो पपेट्री में। अब शैडो पपेट्री को थोड़ा आप प्रकार देख लीजिए, एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन इन पे बनते हैं। अब प्रीलिम में जब उनको पूछना होगा तो ये देखिए वो एक नाम दे देंगे, या तो मैच द फॉलोइंग दे देंगे कि रावणाचार्य कौन सी पपेट्री है, शैडो पपेट्री है कि नहीं है, या फिर रावणाचार्य छाया जो है, ये छाया है, चार्य नहीं है सॉरी, जो रावण छाया जो पपेट्री है कहाँ पे इसे परफॉर्म किया जाता है, इसे उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। इस प्रकार हमें नाम जरूर याद रखने हैं, तो कुछ नाम देख लेते हैं। थोलू बोमलट्टा इसे आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, रावणा छाया को उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है, और एक प्रकार से जो ये है काफी मुश्किल नाम है, क्या है ये, चमादाय छाया, पता नहीं, काफी मुश्किल नाम है। बहुलिया इसे महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है, तो गालू गोम्बेटा इसे कर्नाटक में परफॉर्म किया जाता है। तो नाम हमें याद रखने हैं। इस वीडियो के लास्ट में एक बार नाम दोबारा से भी हम देख लेंगे ताकि याद हो जाए, और किसी दिन दोबारा से भी आपको रिवाइज करवा दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। आगे देखिए ये है ग्लो पपेट। ग्लो पपेट क्या है, देखिए जो ये इसमें क्या है, हमने ये देखा कि जो स्ट्रिंग पपेट्री है उसमें धागों की सहायता से इनको मूव किया जाता है पपेट्स को, और शैडो पपेट्री में हमने देखा सिर्फ परछाई दिखाई देती है। तो ग्लो पपेट्री में ग्लो का मतलब होता है दस्ताना, इसमें इन पपेट्स को दस्ताने के तौर पे कोई भी व्यक्ति जो इसे ऑपरेट कर रहा है वो पहन लेता है। तो अब हाथ की जो डिफरेंट उंगलियां हैं, हाथ के जो डिफरेंट फिंगर्स हैं, अगर उनको मूव करेंगे, मान लीजिए एक फिंगर को मूव करेंगे तो ये हाथ मूव करेगा, दूसरी की फिंगर मूव करेंगे तो ये हाथ मूव करेगा, अंगूठा मूव करेंगे तो मेन जो ये धड़ है वो परफॉर्म करेगा, सिर परफॉर्म करेगा। इस प्रकार से दस्ताने के तौर पे हाथ में पहन लिया जाता है। फिर अगर अलग अलग जब उंगलियों को मूव करेंगे तो इन कट यानी जो पपेट्स हैं उनके अलग अलग सीट के जो अंग है वो मूव करेंगे। इस प्रकार से ये परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चा, देखिए इसने भी अपने हाथों में ये उठा रखी हैं। तो इस प्रकार से इसे परफॉर्म किया जाता है दस्ताने की सहायता से। समझ गए? पपेट्स को दस्ताने के लिए दस्ताने की तर्ज पर हाथों में पहन लिया जाता है और फिर पपेट्स के डिफरेंट अंगों को मूव किया जाता है शरीर जो हाथ की डिफरेंट उंगलियों की सहायता से। ये सभी उन्हीं चीजों को दिखाया गया है शब्दों में। हाथों में पहन लिया जाता है। 2-3 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कई बार जैसे दो पपेट्स को एक साथ परफॉर्म किया जाता है, और जब इस पपेट्री को यानी ग्लो पपेट्री को परफॉर्म किया जाता है तो साथ साथ ढोलक एक हाथ में, कई बार ऐसा होता है एक हाथ में पपेट होता है, दूसरे हाथ में ढोलक होता है। और तो कुछ नहीं है इसमें। आगे इसके भी हम टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। 2 टाइप्स इसके फेमस हैं, पवाकोथु केरला और बेनर पुटुल, ये वेस्ट बंगाल का। तो दोनों याद रखिएगा, पवाकोथु केरला और बेनर पुटुल, ये वेस्ट बंगाल। रोड पपेट रोड पपेट देखिए एक ग्लो पपेट का एक पार्ट है अपने आप में। देखिए अब पार्ट कैसे है, इसमें तो देखिए दस्तानों की सहायता से पपेट्री को परफॉर्म किया जाता था। इसमें बस क्या होते हैं, दस्ताने नहीं होते, लकड़ी की सहायता से परफॉर्म किया जाता है। समझ गए? चौथा टाइप है ये, स्ट्रिंग में हमने देखा स्ट्रिंग की सहायता से, शैडो में हमने देखा छाया की सहायता से, ग्लो में हमने देखा दस्तानों की सहायता से, दस्ताने की तर्ज पर पहन लिया जाता है, और इसमें हम देखते हैं कि लकड़ी की सहायता से, रोड की सहायता से परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन जो होती है ग्लो पपेट की लकड़ी की तर्ज पे होती है, रोड की तर्ज पे होती है। रोड किसी भी तरह की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, सरिया की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, स्टील की हो सकती है। और जॉइंट्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, पपेट्स के डिफरेंट तरह के जो जॉइंट्स है वो अटैच्ड होते हैं रोड से, और जब रोड्स को मूव किया जाता है तो वो जॉइंट्स के तर्ज पर शरीर के विभिन्न अंग मूव होते हैं। तो एक्सप्रेशंस को शो किया जाता है इसी तर्ज पर। पैर नहीं होते इसमें, लेग्स नहीं होते, लॉजिक सेम है। साड़ी लपेट दिया जाता है, यानी जो ये पपेट्री होती है, पपेट होते हैं, उनको साड़ी की सहायता से लपेट दिया जाता है। तो इसके कौन से टाइप्स हैं इसके, देखिए इसके टाइप्स की बात करें तो ये है यमपुरी, जो कि बिहार में इसे परफॉर्म किया जाता है। पुटुल नाच जो है इसे वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। काठी कांधे इसे उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। कंधेई हमने पढ़ा था, कुंधेई उसका उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता था। स्ट्रिंग पपेट्री वो था, और कांधे जो है उड़ीसा का ये रोड पपेट्री है। चलिए इसको 1 मिनट में हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं याद हो जाएंगे आपको। देखिए ये पपेट्री हमने डिस्कस किया कि जो तमिल का एक शिल्प अधिक्रम में सबसे पहले इसे परफॉर्म दिखाया गया था 1st और 2nd सेंचुरी बीसी में। और पपेट्री के 4 टाइप, स्ट्रिंग, शैडो, ग्लो, रोड। स्ट्रिंग पपेट धागों की सहायता से मूव किया जाता है।
स्ट्रिंग पपेट का पार्ट है। कठपुतली राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। कुंधेई स्ट्रिंग पपेट्री है और इसे उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। गोम्बेटा कर्नाटक में परफॉर्म किया जाता है, स्ट्रिंग का पार्ट है। बोमलाटम तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है, स्ट्रिंग पपेट्री का एक पार्ट है। ज्यादा अब दूसरी पपेट्री जो है वो है पुटाला नाच असम में, और कालासूत्री बहुल्या महाराष्ट्र में, नूल पवाकोथु केरला में, और केलू बोमलाटम आंध्र प्रदेश में, और लाइथिबी जगोई मणिपुर में। उसके अलावा देखिए शैडो पपेट में सफेद रंग के कपड़ा जो होता है वहां पे शैडो दिखाई देती है और इसके सामने दर्शक बैठते हैं। इसके टाइप कौन कौन से हैं? थोलू बोमलट्टा आंध्र प्रदेश में, रावणा छाया उड़ीसा में, और ये तो मुश्किल नाम था, पहले नहीं बोल पाया था ना मैं, हाँ, तोगालू गोम्बोएता ये कर्नाटका में। उसके बाद में ग्लो पपेट दस्तानों की तरह पहन के इसे परफॉर्म किया जाता है। टाइप से पापाकोथु केरला में, बेनर पुटुल वेस्ट बंगाल में। रोड पपेट रोड की सहायता से मूव किया जाता है, यमपुरी बिहार में, पुटुल नाच वेस्ट बंगाल में, काथी कांधे उड़ीसा में। समझ गए? तो ये होगी हमारी पपेट्री के बाद में हमारा क्या रह गया? अभी काफी कुछ देखिए हमने कवर कर ही लिया आर्ट एंड कल्चर में। एक तो हमारा म्यूजिक बाकी है, और हमारा क्या बाकी है? थोड़ा बहुत म्यूजिक को देखिए, अगर इतिहास में हम टटोलने की कोशिश करें, इसका ओरिजिन ट्रेस करने की कोशिश करें, तो जो हमारे वैदिक इरा के जो 4 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों में से जो सामवेद है वहां पे हम म्यूजिक को ट्रेस कर सकते हैं। इवन जो सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद, वहां से भी हम म्यूजिक को ट्रेस कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो नारद जो हैं, उन्होंने सबसे पहले भगवान के मैसेज को सुना था, और जो सबसे फर्स्ट म्यूजिशियन है वो है तुमरू हमारे सबसे फर्स्ट म्यूजिशियन हैं, और नारद ने सबसे पहले भगवान के मैसेज को सुना था। उसके बाद में देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि जो सभी जितनी भी क्रिएशंस हुई हैं वो साउंड से हुई हैं, ओम शब्द से हुई हैं, साउंड से हुई हैं। और इसके अलावा पुराने समय में आपने देखा हो कि जो यज्ञ वगैरह किए जाते थे और आहुति जो दी जाती थी वो भी मंत्रों के उच्चारण करके दी जाती थी। यज्ञ में आपने देखा होगा मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, सैक्रिफाइसेस किए जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब यह है म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे इतिहास में भी। और इवन जो साइंस ऑफ म्यूजिक है उसको कहा जाता है गंधर्व वेदा। जो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेदा, उसको एक प्रकार से साइंस ऑफ म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। भारता मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया था वहां पे भी म्यूजिक के ऊपर में काफी सारे चैप्टर्स हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा था। नाट्य शास्त्र लिखा गया था भारत मुनि के द्वारा, और इस नाट्य शास्त्र जो कि भारत मुनि के द्वारा लिखा गया था वहां पे भी म्यूजिक पे काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं। अब देखिए पिलर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक कौन कौन से हैं। देखिए मुख्यतः 3 पिलर्स हैं इंडियन म्यूजिक के। सबसे पहले है स्वर, पहला पिलर है इंडियन म्यूजिक का। दूसरा है राग और तीसरा है ताल। समझ गए? ये 3 पिलर्स हैं इंडियन म्यूजिक के। तो स्वर में सबसे पहले क्या आता है, ये देखिए। स्वर तो ये सारे जो हैं, स्वर का मतलब होता है टोन या फिर पिच। 7 स्वर्स का जिक्र है हमारे इंडियन म्यूजिक सिस्टम में, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये 7 स्वर्स हैं, सबका अलग अलग मतलब है। सा का मतलब होता है सजदा, 6 बोन, और एनिमल मोर इनसे जुड़े हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग सिग्निफिकेंस है। इतना ज्यादा डीप में यूपीएससी नहीं पूछेगी कि जैसे स्वर जो है रे, उसमें कौन सा एनिमल जुड़ा है, ये तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। बस याद रखिएगा 7 स्वर्स हैं और सबका अलग अलग मतलब है। सा का मतलब सजदा, और रे का मतलब रिस्बा, और गा का मतलब गंधरा, और मध्यम, पा का मतलब पंचमा, और इस प्रकार से आप देख लीजिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि 7 स्वर हैं। आगे क्या है? 7 स्वर के बाद में देखिए राग क्या होता है। जब इन 7 स्वर्स को जो हमने अभी डिस्कस किए, 7 स्वर्स हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, इनको देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन में जब गाया जाता है तो वो राग बन जाता है। तो ये राग को आप कह सकते हैं बेसिस ऑफ मेलोडी, यानी स्वर के कॉम्बिनेशन होता है राग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्वर्स आर कॉल्ड एज राग। सारे गामा पा धा नी, 7 को अलग अलग शब्द से आप कंबाइन करोगे, अलग अलग तरीकों से कंबाइन करोगे तो वो आपका राग बन जाएगा। और अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है। देखिए जब 5 स्वर्स का कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं ओडव राग, और जो 6 स्वर्स का कॉम्बिनेशन वो बनता है षडव राग, और 7 स्वर्स का कॉम्बिनेशन बनता है संपूर्ण राग। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में क्या आता है, देखिए जो राग होती है वो एक प्रकार से अलग अलग समय रहता है। मेरे लिए 12 राग होती हैं हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में, और जो कार्नेटिक म्यूजिक है साउथ इंडिया में जो गाया जाता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। वहां पे 72 राग होती है, और जो राग होती है हिंदुस्तानी म्यूजिक के हिसाब से उनको अलग अलग तरीके से गाया जाता है, अलग अलग समय पे गाया जाता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे 6 राग से जिनको डिस्कस किया गया है यहाँ पे। देखिए जो हिंडोल राग है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उनको सुबह सुबह गाया जाता है, और बसंत ऋतु में, यानी टाइम भी निर्धारित है, और एक प्रकार से सीजन जो है, जिस सीजन में इसे गाया जाता है वो भी निर्धारित है। और किस लिए गाया जाता है, पर्पस क्या होता है, यंग कपल का एक प्रकार से लव को दर्शाने के लिए इसे गाया जाता है। दूसरी जो राग है दीपक को गाया जाता है देखिए नाइट के दौरान में, रात्रि के दौरान में गाया जाता है, समर के सीजन में, गर्मियों के दौरान में। और भाव क्या है, कंपैशन, दया। आप देखिए कोई प्रॉपर एक प्रकार से सिनर्जी बना के इन सब चीजों को याद रख सकते हो। कैसे?
अब मान लीजिए दीपक नाम का आपका कोई दोस्त है और रात को, गर्मी का सीजन है, रात को किसी को देख के उसको दया आ गई, तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज याद हो जाएगी। भाई दीपक था और गर्मी के सीजन में रात को उसको दया आ गई थी, इसलिए कोल्ड ड्रिंक पिला दी किसी को, तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा। वैसे ही अगला याद कर सकते हो, मेगा आफ्टरनून रेनी करेज, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, मेगा नाम की आपकी कोई दोस्त है, दोपहर का टाइम है और बहुत तेज बारिश आ गई, फिर भी मेगा ने करेज का सामना करते हुए अपना घर पहुंची या फिर जहां भी उनको पहुंचना था वहां वो पहुंच गई। इस प्रकार से आप कुछ एक प्रकार से सिमिट्री सी बना के आप याद कर सकते हो। ऐसे ही श्री है, श्री इवनिंग के दौरान में गाया जाता है, सर्दियों के मौसम में इसे गाया जाता है। और ग्लैडनेस, श्री श्री रविशंकर जी से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो कि सर्दियों का टाइम है, इवनिंग है, वो अपना जो आर्ट ऑफ लिविंग है उसको संबोधित कर रहे हैं, ग्लैडनेस अपनी दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, और कुछ नहीं है इसमें। आगे ये है मल्हान, ये मिडनाइट विंटर यूथफुल लव, और जो भैरवी है मॉर्निंग सुबह सुबह, और पीस और डिवोटेडनेस के लिए गाया जाता है। आगे हम चलते हैं, ताल क्या है। ताल तो देखिए एक बेसिस ऑफ रिदम है, इसमें बीट्स को साइक्लिक मैनर में गाया जाता है। बीट्स कोई भी हो सकती है, 3 से लेके 108 बीट्स के कॉम्बिनेशन को ताल कहते हैं। बीट्स कोई भी हो सकती है, कोई भी हम साउंड करते हैं, जैसे इवन देखिए आप, जैसे आप वो देख सकते हो जब समुद्र की जो लहरें हैं वो भी एक ताल करती हैं, पहले आती हैं, ऊपर उठती हैं, फिर जाती हैं, स्वर करती हैं, कुछ साउंड वो लाती हैं, तो ये ताल होता है। ताल का देखिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, देखिए ठक ठक ठा, ठक ठक ठा, ये 3 बीट्स हैं, ये ताल है, काइंड ऑफ एक रिदम क्रिएट हो रही है, ठक ठक ठा, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं, यानी एक ताल हो रही है। जो सबसे फेमस है, देखिए काफी टाइप के हो सकते हैं, लेकिन 3 ताल जो है वो काफी फेमस है, इसमें 16 बीट्स होती हैं, तो याद रखिएगा 3 ताल जो है काफी फेमस है और इसमें 16 बीट्स होती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए काफी सारे डिफरेंस हैं इनके बीच में, सारे के सारे बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हमने डिस्कस करें तो ये देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक और यहाँ पे हम ले लेते हैं कार्नेटिक म्यूजिक। देखिए सबसे पहले इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वहां पे काफी सारा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, अरब जो रीजन है वहां का, पर्शियन रीजन का, इवन अफगान रीजन का, इन सभी रीजन्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में। लेकिन जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो अपने आप में एक प्रकार से इंडिजिनस है, घरेलू है, डोमेस्टिक रूप से ही बना है और कहीं बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं दिखता यहाँ पे, तो इंडिजिनस है कार्नेटिक म्यूजिक। अब दूसरे नंबर पर जो बात आती है फ्रीडम की, देखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक में काफी फ्रीडम मिलती है, गायकार को, सिंगर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है, लेकिन कार्नेटिक म्यूजिक में उतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं मिल पाती। और इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो देखिए इंस्ट्रूमेंट का काफी ज्यादा यूज होता है, फोकस होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक पे, लेकिन वोकल चीज का ज्यादा फोकस होता है, यानी गाने पे ज्यादा फोकस होता है कार्नेटिक म्यूजिक में, और इंस्ट्रूमेंट्स पे कम फोकस होता है। उसके बाद में देखिए बात करें टाइप की, और टाइप की बात करें तो देखिए काफी इमोशनल होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, और जो ये कार्नेटिक म्यूजिक होता है वो इंटेलेक्चुअल से भरा होता है, तो ये अपने आप में क्लासिफिकेशन है। उसके बाद में क्या आता है, देखिए घराने होते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में, जैसे पटियाला घराना, लखनऊ घराना, जो घराना सिस्टम है वो देखने को नहीं मिलता कार्नेटिक म्यूजिक में, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा राग, देखिए जो राग हैं 6 प्रिंसिपल राग्स हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर में, जो हमने अभी डिस्कस की थी, लेकिन 72 राग्स हैं कार्नेटिक म्यूजिक में। और इसके बाद में देखिए टाइम, यानी जो राग गाई जाती हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में प्रॉपर टाइम और सीजन के हिसाब से गाई जाती हैं, लेकिन कार्नेटिक म्यूजिक में, साउथ इंडिया में जो राग गाई जाती हैं वो प्रॉपर टाइम और सीजन के हिसाब से नहीं गाई जाती। बस मेन तो यही है। देखिए बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आप देख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तबला, सारंगी, सितार वो हैं, यहाँ पे वीणा और मृदंगम का ज्यादा यूज है। इंस्ट्रूमेंट कम ही पूछते हैं कि म्यूजिक में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद में क्या आता है, देखिए उसके बाद में थोड़े हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक के सब स्टाइल्स हैं, जैसे ध्रुपद। ध्रुपद देखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक का सबसे पुराना और इवन सभी स्टाइल्स का मदर स्टाइल से कहा जाता है, ओल्डेस्ट स्टाइल है, और बाकी सभी हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो सब स्टाइल्स हैं उनका मदर कहा जाता है ध्रुपद को। और वैदिक ओरिजिन है, वैदिक ओरिजिन, वैदिक ईरा से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं, और संस्कृत में ये गाया जाता था शुरू में, अभी तो दूसरी लैंग्वेजेस में इसे गाया जाता है। और ये देखिए सबसे पहले जो इसका इमर्जेंस हुआ वो टेम्पल से, मंदिरों से हुआ, टेम्पल से इसका मंदिर, यानी जो देवदासी थी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए ध्रुपद का गाते थे। उसके अलावा देखिए फिर राजा मान सिंह जो ग्वालियर के राजा थे, राजा मान सिंह, और मान सिंह तोमर उनका नाम था, उन्होंने इसे बहुत पॉपुलराइज किया था। फिर बाद में अकबर को भी श्रेय जाता है, अकबर ने भी इस स्टाइल को काफी पॉपुलराइज किया हरिदास के थ्रू। हरिदास जो उनके दरबार में गाते थे उनके थ्रू अकबर ने इसे काफी प्रमोट किया। इवन जो बैजू बारवा थे वो भी अकबर के ईरा में ही थे और अकबर ने उन्हीं के थ्रू इसको प्रमोट किया जाता। और देखिए ध्रुपद को एक प्रकार से सीरियस और जो सोबर कंपोजिशन दोनों में गाया जाता है। 2 पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हो, एक है अलाप और दूसरा है बंदिश। अलाप जो होता है वो देखिए एक्सपोजिशन सेक्शन होता है और इसमें काफी फ्रीडम होती है, अपने आप से भी आप कुछ गा सकते हो, लेकिन बंदिश में जो कुछ फिक्स है आपको वही गाना पड़ता है, फिक्स कंपोजिशन रहता है बंदिश के दौरान में, और अलाप के दौरान में थोड़ा बहुत फ्रीडम आपके पास में रहता है। समझ गए? बंदिश के दौरान में फिक्स कंपोजिशन रहता है। बस इसमें तो इतना ही है। देखिए उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है ख्याल म्यूजिक। वैसे इसके घरानास भी हैं,
जो हमने अभी डिस्कस किया ध्रुपद के, लेकिन घराना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी डीप में हो जाएगा, वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ख्याल म्यूजिक में क्या है? ख्याल म्यूजिक में ख्याल का मतलब ही देखिए क्या है, आइडिया, आइडिया, थॉट, इमेजिनेशन, ये मतलब है ख्याल का, आइडिया, थॉट और इमेजिनेशन। देखिए ख्याल में क्या है, ये अमीर खुसरो ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले याद रखिए, कई बार इंडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अमीर खुसरो ने कौन सा म्यूजिक स्टार्ट किया था, तो ख्याल म्यूजिक स्टार्ट किया था। और इसके अलावा देखिए इसमें भी काफी फ्रीडम होती है, और स्पेशल फीचर्स इसका क्या है, तान का यूज होता है, तान म्यूजिक का इसमें यूज होता है, काफी फ्रीडम इसमें होती है, जो सिंगर होते हैं अपने हिसाब से भी काफी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। मेलोडी और रिदम दोनों पे फोकस किया जाता है, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक बड़ा ख्याल और एक छोटा ख्याल, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल। बस यही है, काफी कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। आगे क्या है, आगे देखिए धमार स्टाइल, धमार काइंड ऑफ देखिए ये ध्रुपद की तरह ही है, बस इसमें धमार ताल का यूज होता है, ज्यादातर जो है वो ध्रुपद की तरह, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, जो मदर है सभी सब स्टाइल्स का, उसी की तरह है, लेकिन इसमें धमार ताल का यूज होता है। और जो बीट्स होती हैं 14 बीट्स इसमें रहती हैं, लेकिन जो बीट्स होती हैं रेगुलर नहीं होती, 14 बीट्स का इसमें यूज होता है, वो काफी इरेगुलर होती हैं। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखिए इसकी जो थीम होती है वो लॉर्ड कृष्णा पर आधारित होती है, और होली फेस्टिवल से रिलेटेड इसकी थीम आमतौर पर रहती है, और लॉर्ड कृष्णा पर आधारित इनकी थीम रहती है। जो म्यूजिक कंटेंट जो होता है वो काफी इरोटिक कंटेंट रहता है, और इसमें भी फ्रीडम होती है, फ्रीडम दी जाती है सिंगर को। फ्रीडम तो देखिए ऑलमोस्ट एक दो को छोड़ के सभी में दी जाती है, जैसे ध्रुपद का जो पार्ट था बंदिश, उसमें नहीं है फ्रीडम, कार्नेटिक में नहीं है फ्रीडम, इस प्रकार से ज्यादातर में है, और हिंदुस्तानी के सब स्टाइल्स हैं उनमें भी ज्यादातर में है, ध्रुपद के एक पार्ट में नहीं है। आगे क्या है, आगे देखिए ठुमरी, ठुमरी की अगर बात करें तो देखिए ये मिक्स्ड रागस पर आधारित है, जो डिफरेंट राग हमने डिस्कस किए थे अभी, जैसे वो थे हमारी भैरवी राग, दीपक राग, उन सभी को कंबाइन करके मिक्स करके बनाया जाता है ये ठुमरी, एक प्रकार से जो स्टाइल है। थीम रहती जो है, थीम काफी एक प्रकार से लाइट रहती है, रिलीजियस और रोमांटिक रहती है, लाइट रिलीजियस और रोमांटिक थीम रहती है इसकी। और जो टेक्स्ट होता है वो एक प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका, ठुमरी यानी जो गाया जा रहा है उसका टेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है और मीनिंगफुल टेक्स्ट होता है। फीमेल वॉइस में ज्यादातर टाइम इसे गाया जाता है, लेकिन आजकल मेल वॉइस में भी इसे गाया जाता है, लेकिन जनरली इसे फीमेल वॉइस में ही गाया जाता है। दो टाइप्स की ठुमरी होती है, एक होती है पूर्वी ठुमरी और एक होती है एक प्रकार से पंजाबी ठुमरी। जो पूर्वी ठुमरी होती है वो काफी स्लो रहती है, और जो पंजाबी ठुमरी है वो काफी फास्ट रहती है। बस कुछ नहीं, कुछ सिनर्जी बना के याद रख लीजिए, और क्या, पंजाबी ठुमरी फास्ट होती है, कुछ गाना से याद कर लीजिए, कुछ सॉन्ग से याद कर लीजिए, जैसे अंग्रेजी बीट वाला जो गाना है, काइंड ऑफ हमें तो देखिए क्वेश्चन सही करने हैं, बाकी जो कुछ जिस सिमेट्री बना के हम याद कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। आगे क्या है, आगे है तराना। तराना की अगर बात करें तो देखिए इसमें जो रिदम होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो शब्द होते हैं मीनिंगलेस होते हैं, कुछ भी गा लीजिए, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, देखिए आपको धूम पिचुक्कू, देखिए अब ये मीनिंगलेस है, कुछ भी इसका मतलब नहीं निकलता, लेकिन रिदम है इसमें, बार बार अगर मैं ऐसे गाऊंगा तो एक रिदम क्रिएट हो रही है, लेकिन मीनिंगलेस है, कुछ भी शब्द का अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो ये होता है तराना। ये देखिए पहले इसको टेम्पल्स में गाया जाता था, अब तो देखिए वैसे काफी जगह पे इसे गाया जाता है, शुरू में टेम्पल से इसका इमरजेंस हुआ था। और उसके बाद में है टप्पा स्टाइल, ये लास्ट स्टाइल है टप्पा स्टाइल। ये देखिए हमारे जो वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया में जो कैमल को ड्राइव करते थे पुराने समय में, वो इसे गाते थे टप्पा को। क्विक फ्रेजेस का यूज होता है, काफी सारे जो नोट्स हैं यानी जो स्वर्स हैं, नोट्स हैं, उनका काफी सारे कॉम्बिनेशंस, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का यूज होता है इसमें। अब जो देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, टप्पा को देखिए पंजाबी में लिखा तो जाता है, लेकिन पंजाबी में इसे गाया नहीं जाता, पंजाबी में लिखा जाता है लेकिन पंजाबी में गाया नहीं जाता। तो 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, कहां पे ये गाया जाता है। ये गाया जाता है हमारे वेस्टर्न इंडिया में, और पंजाबी में लिखा जाता है लेकिन गाया नहीं जाता, और एक प्रकार से क्विक फ्रेजेस का यूज होता है। बस यही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आजकल देखिए एक्सटिंक्ट हो रहा है, क्योंकि आजकल जो है ज्यादा नए गाने ज्यादा चलने लगे हैं, तो ये इस तरह के जो हमारे धरोहर हैं वो एक्सटिंक्ट होने लगी हैं, लुप्त होने लगी हैं। आगे देखिए थोड़े बहुत हमारे फोक्स म्यूजिक भी हैं, एक एक दो लाइन इन पे हैं, वो देख लेते हैं। देखिए पहला सबसे पहला है वनावन म्यूजिक, इसे कश्मीर में गाया जाता है, और इसकी जो शादी समारोह पे इसे गाया जाता है, जब भी कोई शादी होती है मैरिज, उसके मौके पे इसे गाया जाता है। अगला है पांडवानी म्यूजिक, ये छत्तीसगढ़ में गाया जाता है, थीम जो होती है महाभारत पर आधारित इसकी थीम होती है। अला अला देखिए ये मध्य प्रदेश में गाया जाता है, और जो लोकल जो एक प्रकार से इनको हीरोज हैं उनकी स्मृति में उनकी तारीफ करने के लिए और उनके बलिदान को दर्शाने के लिए इसे गाया जाता है। अला को मध्य प्रदेश में, पाई जो है उसे भी मध्य प्रदेश में गाया जाता है, और इसे तो देखिए रेनी सीजन्स में यानी बारिश के लिए गाया जाता है, जब भी मानसून की दरकरार रहती है तो मानसून लाने के लिए इसे गाया जाता है। मांड म्यूजिक को गाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में पुराने समय में रॉयल कोर्ट्स में, यानी जो राजा थे, राजा के दरबार में राजा की तारीफ करने के लिए राजपूत रूलर्स थे, उनकी ग्लोरी के लिए इसे गाया जाता है मांड को राजस्थान में। अगला है पावनी हरी, यानी पानी, पावनी का मतलब पानी, पानी से है यहाँ पे। देखिए जब गांव में राजस्थान में पानी की जहां कमी रहती है, तो एक प्रकार से कुएं के नजदीक जब महिलाएं कपड़े धो रही होती हैं या फिर जो दूसरे काम कर रही होती है, तब इस प्रकार के म्यूजिक को गाया जाता है पानी हरी, जिसे कह सकते हैं आप। डांडिया तो काफी फेमस है, गुजरात में इसे गाया जाता है, खेला जाता है।
ओवी। ओवी महाराष्ट्र का एक म्यूजिक है। इसमें जो महिलाएं होती हैं अपने हाउस होल्ड का वर्क यानी जो घरेलू घर का जो काम है जब वो कर रही होती हैं तब इसे वो गाती हैं ओवी को। अगला है पाउडा। पाउडा को देखिए, इसे भी महाराष्ट्र में गाया जाता है। इसे जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा था ये जो लोकल जो एक प्रकार से हीरोज थे उनकी स्मृति में गाया जाता था, उसी प्रकार से ये पाउडा जो है वो महाराष्ट्र में लोकल जो हीरोज हैं जैसे शिवाजी जो है उनकी ग्लोरी में गाया जाता है। और लावणी है वो भी मध्य प्रदेश में गाया जाता है। लावणी जो है वो एक प्रकार से जो तमाशा जो ड्रामा हमने डिस्कस किया था, महाराष्ट्र का एक ड्रामा था तमाशा, तमाशा के दौरान में लावणी म्यूजिक का यूज किया जाता है। कुछ और भी हैं जैसे भगवती। भगवती जो फेमस है कर्नाटक और महाराष्ट्र में काफी फेमस है। सोहर जो म्यूजिक है वो बिहार में इसका यूज होता है, चाइल्ड बर्थ के मौके पे इसका यूज होता है सोहर का। अगला है जिकिर। जिकिर अरुणाचल प्रदेश और असम में इसे गाया जाता है और एक प्रकार से इस्लाम की टीचिंग्स को समझाने के लिए इसका यूज होता है जिकिर का। जाजिंजा। जाजिंजा का यूज जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा होता है और जो मौका होता है मैरिज यानी शादी समारोह में इसे ज्यादा यूज होता है जाजिंजा का। अगला है खोंजाम पर्व। खोंजाम पर्व का यूज होता है मणिपुर में बहुत ज्यादा। और इवन जो देखिए बैटल्स लड़ी गई थी, काफी फेमस बैटल लड़ी गई थी मणिपुरीज के बीच में और ब्रिटिश के बीच में 1891 की ये बात है। 1891 में एक युद्ध हुआ था मणिपुर के बीच में और ब्रिटिश के बीच में, तो उसमें की लड़ाई को एक प्रकार से उसकी ग्लोरीफाई करने के लिए उसको और उस बैटल को बताने के लिए इस म्यूजिक का यूज होता है जिसका नाम है खोंजाम पर्व। तो ये सारे म्यूजिक हमने डिस्कस किए और कैलेंडर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2014 में यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था। 2 साल अब उस बात को हो चुके हैं, तो इस बार भी संभावना है कि यूपीएससी के द्वारा इस टॉपिक पे कैलेंडर्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि 4 तरह के कैलेंडर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विक्रम संवत, दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे साका संवत, तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे हिजरी कैलेंडर और चौथे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे जॉर्जियन कैलेंडर। तो 4 कैलेंडर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अब देखिए क्लासिफाई इनको करेंगे, तो ऊपर के 2 कैलेंडर्स हैं विक्रम संवत और साका संवत, ये हिंदू धर्म पर आधारित कैलेंडर्स हैं और जो तीसरे नंबर का कैलेंडर है हिजरी कैलेंडर ये इस्लाम पर आधारित कैलेंडर है और चौथे नंबर का जो कैलेंडर है जॉर्जियन कैलेंडर ये साइंटिफिक कैलेंडर है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विक्रम संवत। संवत का मतलब होता है ईरा। देखिए ये स्टार्ट हुआ था 57 बीसी में। जी हाँ, थोड़ा इस पे डाउट रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि 56 बीसी में स्टार्ट हुआ था, इवन कुछ लोग 58 बीसी पे बताते हैं, लेकिन एक जो सर्वसम्मति है कंसेंसस है वो 57 बीसी पे है। तो 57 बीसी के अकॉर्डिंग अगर हम हिसाब लगाएं तो विक्रम संवत का कौन सा साल अभी चल रहा है, तो आप बताइए। आपको ऐड करना होगा 2017 में 57 बीसी को ऐड करना होगा। बिफोर क्राइस्ट ये है 57 बीसी, तो यानी -57 इसको मान लीजिए। तो उसके हिसाब से अभी जो चल रहा है वो 2017 में ऐड कर दीजिए 57, ये चल रहा है 2074। तो विक्रम संवत के हिसाब से अभी 2074वां साल है। अब देखिए इसकी शुरुआत कहां से हुई, आखिरकार क्या हुआ था 57 बीसी में। देखिए 57 बीसी में उज्जैन के एक रूलर थे विक्रमादित्य, इन्होंने हराया था साका रूलर्स को, तो वहीं से शुरुआत हुई थी विक्रम संवत की। और एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो एक ये लूनर कैलेंडर है, यानी जो महीने होते हैं इसमें वो लूनर्स की मूवमेंट्स पे आधारित होते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको पता होगा जो चंद्रमा है वो एक महीने में 2 फेजेस को पूरा करता है। पहले वो न्यू मून से जाता है फुल मून की तरफ में, यानी न्यू मून जब ये मूवमेंट्स इस प्रकार से होती है, पोजीशन इस प्रकार से होती है, पहले हमारी धरती आती है, धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा और दोनों मिलकर चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। तो यहाँ पे देखिए जब पोजीशन ऐसी होती है सूर्य, चंद्रमा और धरती, ऐसी पोजीशन जब होती है तो न्यू मून होता है। न्यू मून यानी जो चंद्रमा है वो हमें दिखाई नहीं देता। और क्यों दिखाई नहीं देता, क्योंकि देखिए सूर्य की जो किरणें हैं वो आउटशाइन कर देती हैं। चंद्रमा हमें तभी दिखाई देता है जब एक प्रकार से ये सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है धरती की तरफ में, लेकिन ऐसी पोजीशंस पे जो सूर्य की किरणें हैं वो आउटशाइन कर देती हैं, चंद्रमा की किरणें रिफ्लेक्ट होकर आ नहीं पाती धरती तक, तो इसलिए चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। और जब पोजीशन इस प्रकार से होती है, जब चंद्रमा एक प्रकार से चक्कर लगा के घूम के इधर आ जाता है तो पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है, फुल मून वो होता है। पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है क्योंकि सूर्य काफी दूर होता है, तो जो एक प्रकार से जो रिफ्लेक्शन आता है चंद्रमा की तरफ से काफी अच्छा आता है और वो फुल मून कहलाता है। इस प्रकार से फेज वाइज चंद्रमा हमें दिखाता है। अगर हिंदी की बात करें तो देखिए जब चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है तो उस दिन को हम कहते हैं पूर्णिमा, यानी चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है पूर्णिमा। और जब चंद्रमा हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता यानी न्यू मून होता है, उस चीज को कहते हैं अमावस। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जब अमावस से पूर्णिमा के बीच के जो दिन होते हैं उनको एक प्रकार से शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और पूरा जब चंद्रमा में दिखाई देता है यानी पूर्णिमा से न्यू मून के बीच के यानी अमावस के बीच के जो दिन होते हैं उनको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस याद रखिएगा आप। अगला देखिए आपको एक और जो चीज याद रखनी है वो है, अगला है साका संवत। साका संवत देखिए ये भारत का ऑफिशियल साल भी है, ऑफिशियल संवत भी है और इसकी शुरुआत हुई थी देखिए 78 एडी से। पहले काफी मिथ थे इसके बारे में कि कनिष्क ने हराया था साका रूलर्स को, तो ये उल्टा था, लेकिन कनिष्क नहीं हराया। कनिष्क तो एक कुषाण रूलर थे। तो साका संवत है, तो साका के एक किंग थे जिसका नाम था चेस्थेन।
इन्होंने हराया था किसी दूसरे व्यक्ति को। वहीं से शुरुआत हुई थी 78 एडी से इसकी शुरुआत हुई थी साका संवत की। अब ये हमारा नेशनल कैलेंडर भी है और नेशनल कैलेंडर के हिसाब से अभी कौन सा साल चल रहा है, क्योंकि देखिए एडी है 78 एडी है तो आपको 2017 से 78 घटाना होगा, माइनस करना होगा, तो उसके हिसाब से 1939 चल रहा है। और हमारे जो देश यानी जो हमारा देश का ऑफिशियल गैजेट है उसमें हमने साका संवत अपनाया हुआ है। इवन जो एयर इंडिया ऑल इंडिया रेडियो की जो एक प्रकार से ब्रॉडकास्टिंग होती है वो भी साका संवत के हिसाब से होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि साका संवत के अकॉर्डिंग में कौन सा सबसे पहला महीना है, तो चैत्र जो महीना है वो सबसे पहला महीना है। 22 मार्च को स्टार्ट हो जाता है साका संवत, यानी हमारे देश का जो ऑफिशियल साल है वो 22 मार्च को स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला जो महीना होता है वो चैत्र का होता है, दूसरे नंबर का वैशाख होता है, सबसे लास्ट होता है वो फाल्गुन होता है। सभी तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पहला, दूसरा और लास्ट याद रख लीजिए, समझ गए। सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, 12 के 12 आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पहला याद रख लीजिए चैत्र जो यूपीएससी ने पूछा था, दूसरा याद रख लीजिए वैशाख और 12वां याद रख लीजिए फाल्गुन। अगला देखिए जो कैलेंडर है वो है हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी देखिए 622 एडी में, 622 एडी से। क्या हुआ था 622 इंग्लिश में नहीं बोला जा रहा है, 622 एडी में क्या हुआ था, देखिए जो मोहम्मद साहब हैं वो मक्का से मदीना की तरफ अग्रसर हुए थे 622 एडी में, और तभी से ये मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। और ये भी एक प्रकार से लूनर कैलेंडर्स हैं, 12 महीनों में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो महीना होता है वो होता है मुहर्रम, दूसरा जो महीना होता है वो होता है सफर, और जो 9वां महीना होता है वो रमजान होता है, और 12वां जो महीना होता है वो होता है जुलज्जा। तो बस आपको 2-3 याद रखने हैं। पहला आप याद रख लीजिए मुहर्रम, 9वां याद रख लीजिए रमजान, ये फेमस है, और 12वां याद रख लीजिए जो है जुलज्जा। तो इस हिसाब से ये शुरुआत 622 एडी से इसकी शुरुआत हुई थी। सऊदी अरेबिया में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में है। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ अग्रसर हुए थे 622 एडी में, तभी से ये हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, 12 महीने इसमें होते हैं। और इवन देखिए आपने वो भी देखा होगा जो सहरी होता है वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, इफ्तिहार जो पार्टी होती है वो इवनिंग पार्टी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए जॉर्जियन कैलेंडर तो काफी सिंपल कैलेंडर है, जो साइंटिफिक कैलेंडर है जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है वो है। इस सब चीजों के बारे में तो आपको पता ही होगा, इवन इतना गहराई से आपको पता होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सभी महीनों के दिन भी आपको पता होगा। तो ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं जॉर्जियन कैलेंडर, और इस पे क्वेश्चन आने की संभावना काफी कम है। हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है, यानी 2016 2020 हर 4 साल बाद लीप ईयर होगा। और वैसे फरवरी का यानी लीप ईयर में फरवरी के जो दिन होते हैं वो 29 हो जाते हैं, समझ गए। आगे क्या है, आगे देखिए हम कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स केमिस्ट्री उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इतिहास में वो कैसे इवोल्व हुए। देखिए मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स का जिक्र तो हमें हड़प्पन टाइम्स में मिलता है। हड़प्पा में आपने पढ़ा होगा टाउन प्लानिंग के बारे में, बहुत जबरदस्त उनकी टाउन प्लानिंग थी। हड़प्पन टाइम्स में जो शहर की जो सड़कें थी वो राइट एंगल्स पे टकराती थी, तो इससे पता लगता है कि जो हड़प्पन लोग थे उनको ज्योमेट्री की काफी ज्यादा नॉलेज थी। तो यहीं से हड़प्पन टाइम से मैथमेटिक्स का यूज होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में देखिए अर्लीस्ट बुक यानी सबसे जो पुरानी बुक है मैथमेटिक्स के ऊपर में वो है सुलवा सूत्रा। सुलवा सूत्रा सबसे पुरानी बुक है मैथमेटिक्स के ऊपर में, ये लिखी थी बोधायन ने। बोधायन ने मैथमेटिक्स के ऊपर में बुक लिखी थी 7th सेंचुरी BC में, समझ गए। आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके बाद में देखिए इवन पाई और पाइथागोरस थ्योरम का भी जिक्र था इस सुलवा सूत्र बुक में जो बोधायन ने लिखी थी। पाई जो आज के टाइम में जिसकी वैल्यू कहा जाता है 3.14 या फिर 22.7, देखिए इस पाई का जिक्र था भारत के एक बोधायन, इन्होंने मैथमेटिशियन ये थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी सुलवा सूत्र में, वहां पे पाई का जिक्र मिलता है और इवन पाइथागोरस थ्योरम का भी जिक्र मिलता है। और बाद में देखिए अपस्थम एक और मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था अपस्थम, ये आपको याद रखना है। इन्होंने देखिए 2nd सेंचुरी BC में ये कंसेप्ट दिया था कैसे एक ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं राइट एंगल भी हो सकते हैं। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, 90 डिग्री से कम वाले एक्यूट एंगल होते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा वाले ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, और 90 डिग्री जिनका एंगल होता है वो राइट एंगल है। ये सारा कंसेप्ट दिया था अपस्थम ने 2nd सेंचुरी BC में। और उसके बाद में देखिए आर्यभट्ट ने 499 AD के आसपास, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देखिए आर्यभट्ट ने 499 AD के आसपास एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टिया। ज्यादा मुश्किल बुक नहीं है, नाम से पता लग जाएगा। तो 499 AD के आसपास इन्होंने बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने काफी सारे कंसेप्ट दिए थे मैथमेटिक्स से रिलेटेड। एस्ट्रोनॉमी का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। एस्ट्रोनॉमी को पुराने समय में खगोल शास्त्र के नाम से जाना जाता था। तो एस्ट्रोनॉमी में क्या होता था, एस्ट्रोनॉमी में देखिए वो सब चीजें होती थी जैसे कि आप इसका यूज करते थे किस प्रकार से जो ग्रह हैं वो मूव कर रहे हैं, इन सब चीजों का यूज होता था एक्यूरेट कैलेंडर्स के लिए, या फिर क्लाइमेट या फिर रेनफॉल के पैटर्न्स पता करने के लिए, नेविगेशन के लिए, या फिर इवन हॉरोस्कोप राशि वगैरह को पता करने के लिए भी इसका यूज होता था। तो आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्यभट्टिया में खगोल शास्त्र का कंसेप्ट दिया था। उसके अलावा देखिए आर्य बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डीप में जाने वाली बात हो गई, जैसे नंबर थ्योरी या फिर एस्ट्रोनॉमी। देखिए एस्ट्रोनॉमी जो है
वो एक प्रकार से काफी प्रचलित थी उस टाइम में, आर्यभट्ट के समय में। इवन नालंदा की यूनिवर्सिटी जो काफी ज्यादा फेमस है, नालंदा की यूनिवर्सिटी में एक ऑब्जर्वेटरी भी स्टैब्लिश की गई थी और वहां पे काम करते थे आर्यभट्ट। तो आप सोच के देखिए कितना ज्यादा जो मैथमेटिक्स था पुराने समय में भी। उसके अलावा देखिए आर्यभट्ट ने और भी ज्यादा काफी सारे कंसेप्ट दिए। उन्होंने कंसेप्ट दिया कि धरती जो है वो गोल है। पहले काफी सारे मिथ्स थे धरती के बारे में, कुछ लोग कहते थे धरती इवन एक प्रकार से रेक्टेंगल की फॉर्म में है, कुछ कहते थे स्फीयर की फॉर्म में है। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया था धरती गोल है। बाद में हालांकि ये कंसेप्ट और ज्यादा चेंज हो गया। अब देखिए इन्होंने ये बताया कि धरती जो है वो सूर्य के चारों ओर अपनी एक्सिस पे घूमती है। और इवन ट्रायंगल्स का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। अलजेब्रा का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। अलजेब्रा कौन सा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारा अलजेब्रा होता है। ये सारा कंसेप्ट इन्होंने दिया था कि किसी भी क्वांटिटी को किसी वेरिएबल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन्होंने पाई की वैल्यू भी बताई थी। पाई की वैल्यू इन्होंने बताई थी सबसे पहले 3.1416। काफी एक्यूरेट की वैल्यू है। इवन उस समय में जो ग्रीक्स थे वो भी इस तरह की वैल्यू को एक प्रकार से नहीं डिस्कवर कर पाए थे। और दूसरे देखिए जो अरब्स हैं, अरब पहले मैथमेटिक्स को कहते थे हिंदी सेट के नाम से जानते थे मैथमेटिक्स को, क्योंकि देखिए भारत में मैथमेटिक्स का काफी कुछ इवॉल्व हुआ है। तो उनके हिसाब से ये मैथमेटिक्स को शुरू में हिंदी सेट के नाम से जानते थे। और बाद में एक प्रकार से जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी काफी ज्यादा आभारी है इंडिया को कि मैथमेटिक्स के काफी सारे कंसेप्ट दिए इंडिया की तरफ से आए। और दूसरे देखिए सबसे बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो है ब्रह्मगुप्ता। देखिए आर्यभट्ट तो काफी फेमस थे गुप्ता ईरा में 499 एडी के आसपास में। और जो ब्रह्मगुप्ता हैं ये काफी सारे फेमस थे 7th सेंचुरी एडी में। ये देखिए ब्रह्मगुप्ता ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्मगुप्ता सिद्धांतिका। तो ये भी नाम से पता लग रहा है कोई खास एक प्रकार से फंसा नहीं इसके यूपीएससी इस चीज पर। देखिए इनकी बुक में सबसे पहले जीरो का जिक्र मिलता है। जीरो का जिक्र सबसे पहले कहां मिलता है, अगर यूपीएससी इंडायरेक्टली ये पूछे तो हमें बताना है। ब्रह्मगुप्ता सिद्धांतिका नाम की एक बुक है जो कि ब्रह्मगुप्ता द्वारा लिखी गई थी, वहां पे जीरो का जिक्र सबसे पहले मिलता है। और इन्होंने एक प्रकार से नेगेटिव नंबर्स का भी कंसेप्ट दिया। उस समय नेगेटिव नंबर्स को एक प्रकार से डेब्ट कहा जाता था। डेट का मतलब होता है कर्ज, उधारी। और पॉजिटिव का मतलब फॉर्च्यून्स के नाम से जाना जाता था उस समय में। यानी नेगेटिव नंबर्स को जीरो कंसेप्ट दिया था ब्रह्मगुप्ता ने। नेगेटिव नंबर्स को डेट के नाम से जाना जाता था और पॉजिटिव नंबर्स को फॉर्च्यून्स के नाम से जाना जाता था। नाम से देखिए कंसेप्ट पूरा क्लियर ही है। नेगेटिव मतलब आपको किसी को पैसे देने हैं तो वो कर्ज हो गया, तो डेट हो गया। पॉजिटिव मतलब यानी खुद के आपके पैसे हैं तो वो फॉर्च्यून्स यानी संपत्ति हो गई। उसके बाद में देखिए महावीर नाम के ये शख्स थे। इन्होंने 9th सेंचुरी बीसी में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गणित सारा एक प्रकार से संग्रह। 9th सेंचुरी बीसी की बात है, बीसी की नहीं एडी की बात है, बीसी नहीं, 9th सेंचुरी एडी। 9th सेंचुरी एडी की बात है। इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था गणित सारा संग्रह। ये देखिए जो बुक थी वो अर्थमेटिक्स के बारे में थी। अर्थमेटिक्स मतलब जैसे एलसीएम, एचसीएफ या फिर एलसीएम, इन सब चीजों पर ये बुक थी जो लिखी थी महावीर ने 9th सेंचुरी एडी में। नाम है बुक का गणित सारा संग्रह। इसके अलावा देखिए जो एक बहुत एक प्रकार से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है वो है भास्कराचार्य, आप पूरा नाम इनका है। इन्होंने देखिए मैथमेटिक्स के काफी सारे कंसेप्ट दिए थे। इनकी जो बुक थी वो 4 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड थी। जैसे कि लीलावती को नाम था अर्थमेटिक्स। और दूसरा इन्होंने कंसेप्ट दिया था बीजगणित मतलब अलजेब्रा। आगे तीसरा नंबर का जो कंसेप्ट है वो है एक प्रकार से गोलाध्याय। गोलाध्याय में क्या, गोला मतलब एक प्रकार से स्फीयर। ये तीसरा इनका पार्ट था बुक का। चौथा पार्ट क्या था इनका, ग्रह गणिता। ग्रह मतलब होता है प्लेनेट, तो प्लेनेट्स की मूवमेंट को एक प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा था इनका चौथा पार्ट। तो 4 पार्ट्स इन्होंने दिए थे। पहला था एक प्रकार से लीलावती जो अर्थमेटिक्स पर आधारित था। दूसरा इनका पार्ट था बीजगणित जो अलजेब्रा पर आधारित था। तीसरा इनका पार्ट था गोलाध्याय जो स्फीयर पर आधारित है। चौथा इनका पार्ट है ग्रह गणिता जो प्लैनेट्स पर आधारित है। ये सारे कंसेप्ट दिए थे भास्कराचार्य ने 12 सेंचुरी एडी में। तो याद रखिएगा 12वीं सेंचुरी एडी में भास्कराचार्य ने सारे कंसेप्ट दिए थे। उसके अलावा साइक्लिक मेथड भी इन्होंने बताया था। इसके अलावा देखिए ये तो हो गया पूरा एंशिएंट में। बाद में 12 सेंचुरी के बाद में मेडिवल स्टार्ट हो जाता है। तो मेडिवल में देखिए अकबर ने एक प्रकार से मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था अपने शासनकाल में, और फैजी ने ट्रांसलेट किया था। जो ये भास्कराचार्य की जो बुक थी, हमने 4 सेक्शन अभी भी डिस्कस किए, बीजगणित वगैरह। तो भास्कराचार्य की जो बुक थी उसका एक पार्ट था बीजगणित, उसको फैजी ने कन्वर्ट किया था मिडिवल टाइम में। फैजी ने, तो याद रखिएगा फैजी ने उसको कन्वर्ट किया था अकबर ईरा में। और आगे जो है वो है देखिए लीलावती को ट्रांसलेट किया था जेम्स टेलर ने 19th सेंचुरी के अंदर में। तो आप नाम याद रखिएगा, जेम्स टेलर, इन्होंने ट्रांसलेट किया था लीलावती को। और ये इन्होंने किया था 19th सेंचुरी बीसी पे, एडी में, सॉरी बीसी क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, 19th सेंचुरी एडी में। तो आपको ये याद रखना है यूपीएससी द्वारा इन मुद्दों पर क्वेश्चन प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार यूपीएससी के द्वारा फिलोसफी पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि न्याय, वेदांता, योगा, ये सब चीजें क्या हैं। तो फिलोसफी डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जानने की कोशिश करते हैं। एंशिएंट थिंकर्स ने कहा कि किसी भी पर्सन को अपने जीवन काल में 4 लक्ष्यों की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। कौन से ऐसे 4 लक्ष्य हैं? पहले नंबर पे है धर्म, दूसरे नंबर पे है अर्थ, तीसरे नंबर पे काम, चौथे नंबर पे मोक्ष। अब देखिए धर्म का मतलब है कि सोसाइटी के बीच में रूल कैसे होने चाहिए, सोसाइटी और स्टेट के बीच में किस प्रकार के रूल होने चाहिए। ये सब बातें डिस्कस की गई हैं बुक का नाम है धर्मशास्त्र में।
दूसरे नंबर पे देखिए अर्थ यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए, ये सब बातें डिस्कस की गई हैं अर्थशास्त्र में, जो कि लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। अब तीसरे नंबर पे देखिए काम यानी फिजिकल प्लेजर कैसे हासिल की जाए, ये सब बातें डिस्कस की गई हैं, एक प्रकार से बुक का नाम है कामा सूत्र में। और चौथे नंबर की बात आती है कि देखिए जीवन में मुक्ति कैसे हासिल की जाए, किस प्रकार से जीवन में सेल्वेशन हासिल की जाए, मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति कैसे हो, ये सब बातों को डिस्कस किया गया है 6 फिलोसफीज के अंदर में। तो सबसे पहले तो नाम जान लेते हैं कौन सी 6 फिलोसफीज हैं जिनके अंदर में मोक्ष के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है न्याय, यहाँ पे देखिए, दूसरे नंबर पे है वशिष्ठता, तीसरे नंबर पे है संख्या, चौथे नंबर पे योगा, पांचवें नंबर पे मीमांसा है, छठे नंबर पे वेदांता है। मीमांसा को पूर्वा मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, वेदांता को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार यूपीएससी के द्वारा नाम भी पूछ लिए जाते हैं कौन सी फिलोसफी किसके द्वारा दी गई थी। तो न्याय फिलोसफी दी गई थी गौतम के द्वारा, वशिष्ठा फिलोसफी दी गई थी कन्नड़ा के द्वारा, संख्या फिलोसफी दी गई है कपिला के द्वारा, योगा फिलोसफी दी गई है पतंजलि के द्वारा, पूर्व मीमांसा फिलोसफी दी गई है जेमिनी के द्वारा, और उत्तर मीमांसा फिलोसफी दी गई है बद्रयाना के द्वारा। हालांकि शंकराचार्य और रामानुजा की भी रोल है उत्तर मीमांसा में, यानी जो लास्ट की है वेदांता फिलोसफी में। ठीक है, नाम आपको याद रखने हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं देखिए संख्या फिलोसफी। संख्या फिलोसफी काफी सबसे पुरानी फिलोसफी ये है, और देखिए ये फिलोसफी जो है वो डिवाइन पावर को एक प्रकार से नकारती है। ये कई बार जैसे कहा जाता है कि जो पूरी दुनिया को बनाया किसने है, यक्ष पर्सन यही रहता है कि, और ये कहते हैं कि देखिए पूरी दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया, यानी गॉड की एग्जिस्टेंस को शुरू में ये नकार देते हैं। ये कहते हैं संख्या फिलोसफी को जो सपोर्टर है वो कहते हैं पूरी दुनिया को प्रकृति ने बनाया है, यानी नेचर ने बनाया है। यानी शुरू में जो इनका रुख था वो मेटेरियलिस्टिक था, भौतिकवाद की तरफ ज्यादा था, यानी पूरी दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया है। लेकिन कुछ समय बाद यानी 4th सेंचुरी एडी के आसपास इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को बनाने में ना सिर्फ प्रकृति का रोल है बल्कि स्पिरिचुअलिज्म का भी रोल है, यानी अध्यात्म का भी रोल है। यानी बाद में इन्होंने 4th सेंचुरी एडी के बाद में इन्होंने कहा कि नेचर प्लस में स्पिरिचुअलिज्म ने मिलके, यानी अध्यात्म प्लस में प्रकृति ने मिलके इस पूरी दुनिया को बनाया है। तो एक प्रकार से मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी थी शुरू में, बाद में स्पिरिचुअलिस्टिक फिलोसफी भी हो गई थी। और देखिए ये कहते हैं कि देखिए जो इस दुनिया में मुक्ति कैसे हासिल कर सकते हैं, ये कहते हैं कि देखिए इस दुनिया में मुक्ति हासिल करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। और ज्ञान कैसे हासिल किया जा सकता है, तो इनके हिसाब से देखिए ज्ञान हासिल किया जा सकता है अनुमान लगा के, यानी परसेप्शन से। आप किसी भी चीज का अनुमान लगा सकते हैं, परसीव कर सकते हैं चीजों को, परसेप्शन आपकी अपनी अलग होगी। दूसरे नंबर पे इन्फ्रेंस से आप ज्ञान हासिल कर सकते हो। तीसरे नंबर पे ये कहते हैं हियरिंग से, यानी सुनने से। इन तीनों चीजों से आप ज्ञान हासिल कर सकते हो, और ज्ञान आपको एक बार हासिल हो गया तो आपको मुक्ति हासिल हो जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। इस प्रकार के इनके विचार थे संख्या फिलोसफी के। आगे डिस्कस करते हैं दूसरे नंबर की जो फिलोसफी है वो है योग फिलोसफी। अब देखिए योग फिलोसफी क्या कहती है, ये कहती है देखिए हमारा जो मन है वो इधर उधर डोल जाता है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमें योगा करना पड़ेगा। जब हम नियमित रूप से योगा करेंगे और योगा के सभी आसन को अपनाएंगे तो इससे हम अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। जब हमारा मन कंट्रोल में रहेगा, हमारी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, तो इस चीज से हम इस जीवन से मोक्ष हासिल कर सकते हैं, मुक्ति हासिल कर सकते हैं। तो समझ गए आप, यानी जो योग फिलोसफी है जो कि पतंजलि द्वारा दी गई थी, ये कहती है कि हमारे मेनली हमें अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। और सेंसेस को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, योगा करके, यानी प्राणायाम करके, या फिर जो दूसरे आसन है वो करके हम अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, जिससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। अब तीसरे नंबर की कौन सी फिलोसफी है, तीसरे नंबर की फिलोसफी है देखिए न्याय फिलोसफी। ये एक प्रकार से साइंटिफिक फिलोसफी है। कैसे, ये फिलोसफी देखिए सिर्फ लॉजिक पे काम करती है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे काम करती है, और कहते हैं कि देखिए नॉलेज को कैसे एक्वायर किया जा सकता है। इनके हिसाब से देखिए जैसे संख्या फिलोसफी ने कहा था, ठीक उसी के अकॉर्डिंग न्याय फिलोसफी ने भी कहा कि नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हैं प्रपोजिशन से, यानी किसी भी स्टेटमेंट की सत्यता आपको जाननी है तो आप परसीव कीजिए, अनुमान लगाइए, देखिए, समझिए और सुनिए। इन तीन चीजों से, यानी इन्फ्रेंस से, परसेप्शन से और नॉलेज से, इन देखने से, इन तीनों चीजों से आप किसी भी स्टेटमेंट की सत्यता जान सकते हैं। मैं आपको इस फिलोसफी को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है कि पहाड़ों में आग लगी हुई है क्योंकि वहां पे धुआं है। अब देखिए, यानी कहने का पहली स्टेटमेंट ये है कि फायर लगी हुई है माउंटेन्स में, यानी पहाड़ों में आग लगी हुई है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, वहां पे धुआं उठ रहा है, समझ गए, स्मोक इन द माउंटेन्स। अब दो चीजों को एनालाइज कीजिए आप, देखिए पहाड़ों में आग लगी हुई है और वहां पे धुआं भी है, तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हो। दोनों स्टेटमेंट को आप एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि जहां भी फायर है वहां पे धुआं होता है, समझ गए। तो तीसरी स्टेटमेंट आप क्या हो सकती है आपकी, व्हेनेवर देयर इज अ फायर देयर इज अ स्मोक, जहां भी फायर होगी वहां स्मोक होगा। ये कहां से, तीसरी स्टेटमेंट कहां से आई, पहली दो स्टेटमेंट से तो आई। पहली स्टेटमेंट क्या थी, पहाड़ों में आग लगी हुई है, दूसरी स्टेटमेंट पहाड़ों में फिलहाल धुआं है जहां पे आग लगी हुई है। तो दोनों स्टेटमेंट से क्या स्टेटमेंट निकल रही है, इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हैं हम, इन्फ्रेंस यही तो निकाल सकते हैं हम, जहां भी आग लगती है वहां धुआं है। सिंपल सा लॉजिक है जो हम सिलोजियम में यूज करते हैं हमारे यूपीएससी के सीसेट के पेपर में, तो वही चीज यहां पे न्याय फिलोसफी में यूज होती है। तो ये एक साइंटिफिक फिलोसफी है और अच्छी फिलोसफी है।
अच्छी बुरी तो मतलब अपने अपने विचार हो सकते हैं। चौथे नंबर की फिलोसफी जो है वो है वेसिस का फिलोसफी। ये देखिए, ये तो एक प्रकार से द्रव्य को इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी ये कहते हैं कि देखिए दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एटम से बनी हुई हैं। तो यहीं से एक प्रकार से फिजिक्स का इमर्जेंस हुआ इसी फिलोसफी से। इन्होंने फिलोसफी ने सबसे पहले कहा था कि जितनी भी चीजें हैं वो 4-5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी? अर्थ से मिलकर बनी हुई है, और वाटर से यानी पानी से मिलकर बनी हुई है, फायर से मिलकर बनी हुई है, एयर और स्काई। यानी इन 5 सभी जो दुनिया में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन 5 चीजों से मिलकर बने हुए हैं। और यानी कहने का मतलब है कि एटम से मिलकर सभी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, यानी यहीं से फिजिक्स का इमर्जेंस होता है। और बाद में देखिए इन्होंने थोड़े बहुत अपने साइंटिफिक जो इनका कंसेप्ट है उसको डाइल्यूट भी कर दिया था। बाद में वेसिस का फिलोसफी ने यह भी कहा था कि एक प्रकार से ये बिलीव करते हैं हेवन और सैल्वेशन में, यानी एक प्रकार से स्वर्ग और मोक्ष जैसी चीजों में ये बिलीव करते हैं। इसलिए थोड़ा इनका जो पहले साइंटिफिक जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत गॉड में इन्होंने अपना एक प्रकार से फेथ जताया था, तो डाइल्यूट हो गया था इनका साइंटिफिक जो कंसेप्ट है वो। अगली फिलोसफी कौन सी है? देखिए अगली फिलोसफी जो है वो है मीमांसा फिलोसफी। मीमांसा फिलोसफी में क्या है? देखिए वैसे तो ये भी एक प्रकार से रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन में बिलीव करती है और साइंटिफिक फिलोसफी है, लेकिन इन्होंने अपने साइंटिफिक कंसेप्ट का यूज किया वैदिक सैक्रिफाइसेस को जायज ठहराने के लिए। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए वैदिक सैक्रिफाइसेस क्या कहते हैं, हमें यज्ञ करना चाहिए, तो इन्होंने साइंस का यूज करते हुए इन वैदिक सैक्रिफाइसेस को एक प्रकार से ठीक बताया। इन्होंने कहा कि देखिए वैदिक सैक्रिफाइसेस इसलिए करने चाहिए क्योंकि जो धुआं निकलेगा वो उससे एक प्रकार से इन्वायरमेंट को साफ कर देगा। देखिए अब आप उस चीज पे मत जाइएगा क्योंकि इससे तो बल्कि इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, क्योंकि ये फिर जो ये फिलोसफी है मीमांसा वाले फिर ये दूसरी बातें कहेंगे कि जो यज्ञ की सामग्री होती है वो इस प्रकार की होती है कि जब धुआं उससे निकलता है कि जो वातावरण में एक प्रकार से कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। तो इनका दूसरे टाइप का कंसेप्ट है कि, तो कहने का मतलब ये है कि वैदिक सैक्रिफाइसेस को जायज ठहराते हैं ये साइंस का यूज करते हुए। यानी इनकी जो बातें हैं जो वैदिक सैक्रिफाइसेस को ये साइंस के कंसेप्ट का यूज करते हुए कहते हैं कि वो बिल्कुल जस्टिफाइड है जो वैदिक सैक्रिफाइसेस होते हैं। तो इनका क्रिटिसिज्म भी यहां पे होता है। क्या क्रिटिसिज्म होता है? क्रिटिसिज्म देखिए इनका ये होता है, इन पर आरोप लगते हैं कि आप एक प्रकार से ब्राह्मण्स की डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए और उनको फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि देखिए पुराने समय में सैक्रिफाइसेस कौन करवाता था? सिर्फ ब्राह्मण्स तो करवाते थे सैक्रिफाइसेस, और वर्ना सिस्टम जो और ज्यादा एक प्रकार से डिफरेंट वर्नास के बीच में जो खाई पैदा हो गई वो मीमांसा फिलोसफी से और भी बड़ी हो गई, क्योंकि सारे सैक्रिफाइसेस तो ब्राह्मण्स करवाते थे और इन्होंने उन सैक्रिफाइसेस को जायज ठहराया। तो एक प्रकार से उनकी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए और उनको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने इस प्रकार की फिलोसफी का सपोर्ट किया। तो ये है। अगला क्या है? अगली सबसे लास्ट फिलोसफी है वेदांता फिलोसफी। देखिए वेदांता को आप इस फिलोसफी को कहते हैं एंड ऑफ वेदास, यानी वेदास के सबसे लास्ट की फिलोसफी है और एंड ऑफ वेदास भी इसको कहते हैं। ये कहते हैं कि देखिए अल्टीमेट जो रियलिटी है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा भगवान नहीं, ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे है अल्टीमेट रियलिटी, यानी इंडिपेंडेंट नेचुरल आइडेंटिटी। काफी एक प्रकार से अपने आप में इंडिपेंडेंट है जो ये आइडेंटिटी है, ब्राह्मण जिसको कहते हैं। अल्टीमेट रियलिटी यही है, इसको आप सोल से भी जोड़ के देख सकते हो, यानी जो आत्मा है वो भी ब्राह्मण है। मतलब बुक में ब्रह्मा लिखा हुआ है, लेकिन अगर इंटरनेट पर सर्च मारोगे तो ब्राह्मण लिखा आता है, तो ब्रह्मा ही आप कह लीजिए जो बुक में लिखा हुआ है। देखिए ये कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी जो है वो ब्रह्मा है, और आत्मा को भी ये ब्रह्मा से जोड़ के देख सकते हैं। यानी किसी पर्सन को अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, अपने आत्मा का ज्ञान हो जाए, इनर ज्ञान हो जाए, तो इसका मतलब है उसको अल्टीमेट रियलिटी मिल गई। यानी किसी भी पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, उसका मतलब है उसको अल्टीमेट रियलिटी का पता लग गया। और ब्रह्मा है वो अल्टीमेट रियलिटी है, बाकी सब मोह माया है, ऐसा इन्होंने कहा। और भी कुछ बातें इन्होंने कही। कौन सी बातें इन्होंने कही? ये इन्होंने कहा कि देखिए इस लाइफ में, पिछले लाइफ के एक प्रकार से जो कर्म आपने पिछले जीवन काल में किए थे उनका फल आपको इस जीवन में भी भुगतना पड़ेगा। समझ गए? तो इन्होंने ये बात कही। इन्होंने कहा कि देखिए ये लाइफ साइकिल चलता रहता है, यानी पिछले जन्म में अगर आपने कोई पाप या पुण्य किया तो उसका फल आपको इस जीवन में भी मिलेगा। इस तरह की इन्होंने बात कही। तो देखिए दो मुख्य पर्सन है जिन्होंने इस फिलोसफी को सपोर्ट किया। एक है शंकराचार्य जिन्होंने एक प्रकार से 9th सेंचुरी में सपोर्ट किया। उसके बाद में है रामानुजम, और इन्होंने किया 12th सेंचुरी में। दोनों की अलग अलग ढंग से सपोर्ट किया। इन्होंने शंकराचार्य ने कहा कि देखिए जो भगवान है वो निर्गुण है, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है एक प्रकार से ब्रह्मा के। और जो दूसरे रामानुजन ने कहा, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा को हासिल किया जा सकता है एक प्रकार से भक्ति से, यानी डिवोशन से। जब आप पूरी भक्ति करोगे तो उससे आप ब्रह्मा को हासिल कर सकते हो, यानी इनर ज्ञान को हासिल कर सकते हो। और जो भी इन्होंने बात कही, एक इंडिपेंडेंट नेचुरल आइडेंटिटी, उसको हासिल कर सकते हो। अब देखिए ये तो मुख्य रूप से 6 फिलोसफीज थी। इसके अलावा देखिए एक दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और जो पर्सन थे चार्वक ने एक प्रकार से, यहां पे देखिए चार्वक ने एक अपनी फिलोसफी दी जिसका नाम है लोकयत कह सकते हैं, और इंग्लिश में वैसे लोकायत कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब देखिए इन्होंने कहा कि देखिए जीवन है, एक ही जीवन है, और जो बाकी 6 फिलोसफीज में जिस प्रकार से बात की गई है किस प्रकार से मोक्ष हासिल किया जा सकता है या फिर इस जीवन और मरण के साइकिल से छुटकारा पाया जा सकता है, तो चार्वक ने तो ये कहा कि ऐसा कोई साइकिल है ही नहीं। जो जीवन है एक ही जीवन है, और जो भी आपको जिंदगी जीनी है इसी जीवन में जीनी है। और आप खाओ पियो ऐश करो, और कोई भी आप इस प्रकार से कोई भी आप मन में बात ना रखो कि अगर मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, ये करूंगा तो अगले जीवन में मुझे फल मिलेगा, क्योंकि जीवन है सिर्फ यही है। और भगवान
जो भगवान को तो इन्होंने माना ही नहीं, और इन्होंने कहा कि भगवान जैसी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। तो ये सब बातें इन्होंने कही, और इन्होंने वही बात सेम कही कि देखिए जो रिचुअल्स वगैरह यानी जो सैक्रिफाइसेस किए जाते हैं वो तो ब्राह्मण जो है वो अपने लिए करते हैं, अपने वर्ण को ऊपर रखने के लिए करते हैं, और उनको इससे फायदा होता है, इसीलिए वो ये सारे जो सैक्रिफाइसेस हैं वो करवाते हैं। यानी सैक्रिफाइसेस करने की आवश्यकता है ही नहीं, और क्योंकि जीवन है वो सिर्फ यही जीवन है और मोक्ष जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो ऐसा ही उन्होंने कहा चार्वाक ने। इन सभी फिलोसफीज को देखिए आप यूज कर सकते हैं अपने एथिक्स के पेपर में भी, और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम में भी इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वैदिक लिटरेचर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी के द्वारा काफी बार इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वैसे देखिए आर्ट एंड कल्चर का हमारा ऑलमोस्ट ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, और इसके बाद सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स या फिर साइंस की कुछ चीजें किस प्रकार से इवॉल्व हुई एंशिएंट एरा से, हमारा सिर्फ वो टॉपिक बच जाएगा। अब देखिए वैदिक लिटरेचर अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो वेद शब्द है कहां से आता है। वेद शब्द आता है विद से। विद का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। अब देखिए वेद को आप वैसे तो कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो दो इसके मुख्य प्रकार है वो है श्रुति और स्मृति। श्रुति क्या है? श्रुति का मतलब होता है देखिए बेस्ड ऑन हियरिंग, यानी सुनने पर आधारित जो आपने वेद कंपाइल किए थे उन्हें कहते हैं श्रुति। और स्मृति का मतलब होता है बेस्ड ऑन मेमोरी, यानी याददाश्त पर आधारित। और वैसे देखिए और कौन कौन से पार्ट्स में वेद को आप डिवाइड कर सकते हैं, ये जैसे एपिक्स के आधार पर, रामायण महाभारत, या फिर पुराणस के आधार पर। पुराण मतलब जैसे भगवत पुराण, विष्णु पुराण। इसके अलावा देखिए आगमस और दर्शंस के आधार पर भी आप वेद को डिवाइड कर सकते हैं। और देखिए दर्शंस जो हैं इसके सारे पार्ट्स हैं, मतलब इन चीजों में वेद डिवाइड है। देखिए दर्शंस तो हमने डिस्कस किए थे फिलोसफी, जैसे न्याय, वशिष्ठा, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये पिछली वीडियो में हमने सारी फिलोसफी डिस्कस की थी, काफी इंपॉर्टेंट है, और नई आपने वीडियो देखी हो तो देख लीजिएगा। अब देखिए जो मुख्यतः चार श्रुतिस को अब चार वेदों में डिवाइड करते हैं। चार वेद आपने सुना ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा दूसरे पार्ट्स भी हैं वेद के, जैसे ब्राह्मण्स या फिर आपके अरण्यकाज, उपनिषद। क्या मतलब है इन सब का, अब वीडियो के अगले पार्ट में हम ये सब जानेंगे। उसके अलावा देखिए वेदों के उपवेद भी हैं और वेदांगास भी हैं। अब देखिए सबसे पहले बात आती है वेद, हम डिस्कस करते हैं कौन से चार वेद हैं। तो वेदों को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले देखिए ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद के बारे में ऐसा भी कहा जाता है सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट में से एक है ऋग्वेद के टेक्स्ट। 1700 BC के आसपास ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था, यहाँ पे देखिए। और 1028 भजन है इसके अंदर में। हिम्स का मतलब होता है भजन, 1028 भजन है। और ऋग्वेद को देखिए 10 मंडल्स में भी डिवाइड किया गया है। और जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे जो थर्ड मंडल है वहां से गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र एक प्रकार से सन गॉड सावित्री की स्तुति में गाया गया है। उसके अलावा देखिए और जो इंपॉर्टेंट मंडल्स हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल से जो वर्णा का कंसेप्ट आता है। क्या आपको पता है इस चीज का कि वर्णा का जो कंसेप्ट है कि जैसे हिंदू धर्म में सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड किया जाता है, जैसे ब्राह्मण्स, उसके बाद में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ऐसा कहा जाता है देखिए ऋग्वेदा के 10वें मंडल में ऐसा कहा गया था जो ब्रह्मा है उनके, अगर ब्रह्मा की आप पूरी बॉडी को देखोगे तो देखिए मुंह से निकलते हैं ब्राह्मण्स, और हाथों से यानी आर्म से निकलते हैं क्षत्रिय, थाई से निकलते हैं वैश्य, और लेग से निकलते हैं, फीट से निकलते हैं शूद्रास। तो ऐसा कंसेप्ट निकलता है ऋग्वेदा के 10वें मंडल से, जिसका नाम है पुरुष सुक्तुबह। याद रखिएगा, कई बार इनडायरेक्टली यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये 4 वर्णास का कंसेप्ट कौन से वेद से आया, या फिर ऋग्वेद के कौन से मंडल से आया। कौन से मंडल से आया ये तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा। देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, बट यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट हाउ दिस पुरुष सुक्तुबह कंसेप्ट इवॉल्व्ड। सो दिस इवॉल्व्ड फ्रॉम द ऋग्वेदा। आगे क्या है देखिए, आगे है सामवेद। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सामवेद में क्या है, देखिए सामवेद का मतलब होता है जो चीज हमारे दिमाग में शांति लाती है। तो क्या है सामवेद में? सामवेद शब्द जो निकलता है वो निकलता है देखिए समन से। समन से साम निकलता है। इसका मतलब होता है मेलोडीज। मेलोडीज का मतलब आपको पता ही होगा राग, यानी गाना, मेलोडी, ये सब चीजें होती है सामवेद में। यानी देखिए अब आपको पता है जैसे ऋग्वेद में काफी सारे श्लोक्स हैं, भजन्स हैं। अब सैक्रिफाइसेस करते समय, यज्ञ में आहुति देते समय कैसे उनका उच्चारण करना है, कैसे एक प्रकार से रिदम में उनका उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन को करना है, वो सब चीजें आती हैं सामवेद में। ये हमने म्यूजिक पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था कि जो म्यूजिक का एक प्रकार से ओरिजिन हम ट्रेस कर सकते हैं वो सामवेद से ट्रेस कर सकते हैं। और जो देखिए कई बार ऐसा इंडायरेक्टली पूछ लिया जाता है, एक उद्गात्री नाम के पुरोहित थे, उद्गात्री उनका नाम था, ये पुरोहित थे, इन्होंने सबसे पहले ये भजन सुनाए थे। और ध्रुपद राग जो है, ध्रुपद राग सोमवेद में मिलती है हमें, ये भी हमें याद रखना है। आगे क्या है, आगे देखिए यजुर्वेद है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, यजुर्वेद को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक है शुक्ल वेद और दूसरा है कृष्ण वेद। ये देखिए इसमें प्रोसीजर होता है, यानी जो भी एक प्रकार से आपको सैक्रिफाइसेस करने हैं, यज्ञ में आहुति देनी है, पूजा करनी है भगवान की, तो प्रोसीजर क्या होना चाहिए, वो सारा जो प्रोसीजर है वो इसमें होता है यजुर्वेद में। किस प्रकार से क्या परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए सैक्रिफाइसेस करते वक्त, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं यजुर्वेद के अंदर में। आगे है देखिए अथर्ववेद, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वेद है। अथर्ववेद जो है एक प्रकार से अपने आप में सबसे छोटा वेद भी इसे कहा जाता है। देखिए पुराने समय में जो टोना टोटके होते थे,
एक प्रकार से जैसे बुराइयों को भगाने के लिए, जैसे सिंपल लेमन टर्म्स में कहते थे पुराने टाइप में कि भूतनी आ गई सीट के अंदर में, गांव में जैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, देखिए आज भी यूज करते हैं। तो काइंड ऑफ जो टोने टोटके होते थे वो सब चीजें एक प्रकार से कंपाइल की गई थी अथर्ववेद के अंदर में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और आगे देखिए आता है एक प्रकार से उपवेद। अब देखिए आप वेदों को 4 इसके सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनको कहते हैं उपवेद। उपवेद का मतलब एक प्रकार से होता है टेक्निकल नॉलेज, यानी मान लीजिए वेदों से रिलेटेड कोई टेक्निकल नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की, तो वो उपवेदों में कंपाइल की गई है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए जो धनुर्वेद है, यानी तीर कमान जो है, आपने रामायण में देखा होगा, जो तीर कमान धनुर्वेद जो है वो एक प्रकार से जुड़े हुए हैं ऋग्वेद से। उसी तरह देखिए जो शतापथ वेदा है वो एसोसिएटेड है यजुर्वेदा से। म्यूजिक और ये सब जो चीजें गांधर्व वेद के अंदर में आते हैं वो काइंड ऑफ उपवेद है सामवेद के। और मेडिसिन वगैरह यानी दवाई वगैरह की जो चीजें हैं वो आती हैं अथर्ववेद के अंदर में। तो हमें ये याद रखना है, कई बार इनडायरेक्टली यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग दे देते हैं, जैसे इस साइड वेद दे देंगे, इस साइड उपवेद दे देंगे और कहेंगे कि मैच द फॉलोइंग कीजिए, कौन सा ऋग्वेद से कौन सा जुड़ा है और कौन सा उपवेद जो है वो सामवेद से जुड़ा है। तो हमें याद रखना है। दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखिए धनुर्वेद ऋग्वेद से जुड़ा है, शतापथ वेदा जो है वो यजुर्वेद से जुड़ा है, गंधर्ववेद जो है वो सामवेद से जुड़ा है, आयुर्वेद जो जुड़ा है वो अथर्ववेद से जुड़ा है। तो याद रखने हैं हमें ये सारे के सारे। आगे क्या है, आगे देखिए है उपनिषद। उपनिषद में क्या है, देखिए उपनिषद का मतलब होता है नॉलेज। जब कोई शिष्य अपने गुरु के नजदीक बैठ के नॉलेज हासिल करता है उस चीज को कहते हैं उपनिषद। निषद का मतलब होता है नजदीक। जब यानी आप अपने टीचर के नजदीक बैठ के शिक्षा हासिल कर रहे हो, ज्ञान हासिल कर रहे हो, उस चीज को आप कह सकते हो उपनिषद। अब देखिए इनको एक प्रकार से वेदारिता भी कहते हैं, एंड ऑफ द वेदास आप इनको कह सकते हैं। वेदों के सबसे लास्ट में ये पार्ट आता है, तो इसलिए इनको कई बार एंड ऑफ द वेदास भी कहते हैं, वेदारिता भी कहते हैं। इनमें देखिए एक प्रकार से आध्यात्मिक और फिलोसफिकल कंटेंट होता है, यानी वो सब चीजें जैसे कैसे कर्म करने चाहिए, अगर कर्म अच्छे नहीं करोगे तो इसका क्या फल होगा, आत्मा क्या है, क्या शरीर अमर है, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, अंत कैसे होगा, ईश्वर है या नहीं है, ये सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे उपनिषद के अंदर में। तो काफी इंटरेस्टिंग है उपनिषद, आप जरूर पढ़िएगा। अरे नहीं मत पढ़िएगा यार, मतलब बहुत कुछ है पढ़ने को, अभी पेपर क्लियर करना है। उसके अलावा देखिए जो 108 उपनिषद हैं और 800 बीसी से लेके एक प्रकार से 500 बीसी तक के बीच में इन्हें कंपाइल किया गया था। और आगे आते हैं देखिए ब्राह्मण्स। ये ब्राह्मण्स क्या होते हैं, देखिए सिंपल सी भाषा में देखिए जो वेद होते हैं ना, इनकी जो लैंग्वेज होती है काफी डिफिकल्ट होती है। अब एक प्रकार से आम लोगों तो ये समझ में आएगी नहीं, तो जो ब्राह्मण्स हैं काइंड ऑफ वेदों के ऊपर में कमेंट्री है, जैसे ऋग्वेदा की लैंग्वेज, यजुर्वेदा की लैंग्वेज, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए ये लिखे गए थे ब्राह्मण्स। काइंड ऑफ देखिए जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्या लेंगे, जैसे देखिए मुरनाल का ले लीजिए। यूपीएससी की कई चीजें काफी डिफिकल्ट होती हैं, इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट है काफी डिफिकल्ट हैं, लेकिन मुरनाल उन सभी चीजों को कितना आसान चीजों में समझाते हैं। तो काइंड ऑफ वो एक ब्राह्मण्स हैं। यूपीएससी को अगर आप वेद मानोगे तो मुरनाल हुए ब्राह्मण्स, चीजों को समझा रहे हैं, कॉमेंट्री कर रहे हैं वो। अब आगे क्या है, अब देखिए ब्राह्मण्स के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो शतापथ ब्राह्मण है, जो एक उपवेद भी है, जो कि यजुर्वेद से अटैच है, जो हमने अभी भी देखा था। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद में देखिए आता है अरण्यकाज। ये क्या है, देखिए इसका मतलब होता है काफी बार ऐसा होता है, देखिए जो पुरोहित वगैरह है, जो विद्वान है, वो जंगल में रह रहे होते हैं, फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं। और जब देखिए फॉरेस्ट में रह रहे पुरोहितों से, विद्वानों से शिक्षा हासिल की जाती है, जो चेले होते हैं विद्वानों से जब जंगल में शिक्षा हासिल करते हैं तो उस पूरी चीज को कहते हैं अरण्यकाज। याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी देखिए काइंड ऑफ इसमें मैजिकल पावर कंपाइल की गई है, ये भी ब्राह्मण्स का कंक्लूडिंग पार्ट है। जो एक प्रकार से आपने देखा होगा जो उपनिषद है वो भी कंक्लूडिंग पार्ट है वेदास का, जो अरण्यकाज है ये ब्राह्मण्स का कंक्लूडिंग पार्ट है। इसमें भी काइंड ऑफ एक प्रकार से मैजिकल पावर्स, जो फिलोसफिकल कंसेप्ट हैं वही हैं, और ऋषिज के बारे में, नॉलेज के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया गया है अरण्यकाज के बारे में। अब आगे आता है देखिए वेदांगाज। वेदांगा क्या है, देखिए वेदांगा को अगर आसान भाषा में बताएं तो देखिए जो वेद कंपाइल किए गए थे वो 1700 बीसी के आसपास कंपाइल किए गए थे, लेकिन अब देखिए चलते चलते फर्स्ट मिलियन बीसी आ गया था, यानी 1000 बीसी से लेके फर्स्ट बीसी के बीच का जो पीरियड है उसको फर्स्ट मिलियन बीसी आप कह सकते हैं। यानी ऑलमोस्ट 1000 सालों के बाद में पूरी सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई, परिस्थितियां चेंज हो गई। यानी 1000 साल के बाद जो लोग हुए उनको वेद की लैंग्वेज नहीं समझ में आ पा रही थी, काफी डिफिकल्ट उनको लैंग्वेज लग रही थी, और कैसे वेद को समझा जाए उस चीज को आसान बनाने के लिए ये वेदांगा का कंसेप्ट आया था। 6 सब्जेक्ट्स वेदांगा के हैं, जैसे फोनेटिक्स यानी शिक्षा क्या है, पोइटिक, छंदास, ग्रामर, व्याकरण, और इटमोलॉजी, लिंग्विस्टिक, निरकुटा, रिचुअल्स, ये सारी चीजें हैं काइंड ऑफ। बस नाम इसके पूछे जा सकते हैं, इनको डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं है, तो बस इनके नाम याद रख लीजिए। कौन कौन से नाम है, कल्प के अंदर में होते हैं देखिए रिचुअल्स, उसके बाद में आता है व्याकरण मतलब ग्रामर के बाद होते हैं निरकुटा का मतलब इटमोलॉजी, चंदा का मतलब मैट्रिक्स, ज्योतिष का मतलब एस्ट्रोनॉमी, और उसके बाद में देखिए एक और जो बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है, देखिए जो एक प्रकार से पाणिनि नाम की एक फेमस बुक है वो संस्कृत में है, और वो लिखी गई थी, देखिए व्याकरण है काइंड ऑफ, और वो अष्टाध्यायी के द्वारा लिखी गई थी। कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अष्टाध्यायी के द्वारा पाणिनि बुक लिखी गई थी। आगे क्या है,
आगे देखिए पुराण है। पुराण तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई खास नहीं। पुराण तो देखिए पुराने समय में कई चीजों के बारे में ये होते थे, जैसे कोई भी मान लीजिए लेजेंड्स, जैसे हमारे किरदार हैं, जैसे कोई भी मिथोलॉजिकल किरदार भी हो सकता है, या फिर जो अवतार हुए थे, जैसे विष्णु के अवतार हुए थे, जैसे कृष्ण, भगवान राम, इन सब चीजों के बारे में देखिए 18 पुराण हैं वो कंपाइल किए गए हैं, उनकी सारी स्टोरीज हैं। जैसे विष्णु पुराण में विष्णु की सारी स्टोरीज हैं, भगवत पुराण में कृष्ण की सारी स्टोरीज हैं। तो ये है पुराण। तो पुराण आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? काइंड ऑफ ये मिथोलॉजिकल या फिर लेजेंड्स, कोई लोकल देवताओं के बारे में इस प्रकार से जो स्टोरी कंपाइल की गई थी वो 18 पुराणों में है, तो उनको पुराण कहते हैं। उसके अलावा देखिए श्लोक कितने हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप मत देखिएगा। आगे क्या है? आगे देखिए स्मृति। स्मृति इंपॉर्टेंट है। क्या है ये स्मृति? देखिए स्मृति ये है कि काइंड ऑफ सोसाइटी को किस प्रकार से गवर्न करना चाहिए, सोसाइटी के बीच में किस प्रकार के रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कानून किस प्रकार से चलने चाहिए, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करेगा तो क्या सजा उसको मिलनी चाहिए। इसी सभी चीजों को एक प्रकार से बेस बना के स्मृतिज का निर्माण किया गया था। यानी सोसाइटीज और सिटीजन्स के बीच में, डिफरेंट सिटीजन्स के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए, उसको गवर्न करने के लिए किस प्रकार से रूल से सोसाइटी चलनी चाहिए, उस चीज के लिए है स्मृति। अब देखिए जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो आपने देखा होगा धर्मशास्त्र। एक प्रकार से धर्मशास्त्र काफी इंपॉर्टेंट स्मृति है। उसके अलावा और भी काफी सारी स्मृति जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे मानव धर्मशास्त्र या फिर विष्णु धर्मशास्त्र। और जो बाद में जो एक इंपॉर्टेंट स्मृति कंपाइल की गई थी वो थी मितकसारा। मितकसारा। तो ये आज इस वीडियो में मेनली 3 रिलीजन हम डिस्कस करेंगे, जोरास्ट्रियनिज्म, जुडाइज्म और इस्लाम। इस वीडियो में हम सिखिज्म नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, 3 रिलीजन पर हमारा फोकस रहेगा। देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं जोरास्ट्रियनिज्म। और सबसे पहले जो बेसिक फैक्ट्स हैं, किसके द्वारा इस धर्म की स्थापना की गई थी। इनका नाम है जोरास्टर या फिर जराथुस्त्रा। इनके द्वारा जोरास्ट्रियनिज्म की स्थापना की गई थी। पारसी धर्म, पारसी नाम से आपको आसानी होगी समझने में, पारसी लोगों के द्वारा इस धर्म को फॉलो किया जाता है। 600-700 BC के आसपास इस धर्म की स्थापना की गई थी, जिसे पारसी लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए ये टाइमलाइन जानने की आवश्यकता इसलिए है, कई बार यूपीएससी क्रोनोलॉजी पूछ लेती है कि कौन सा धर्म पहले आया, कौन सा बाद में आया। जैसे कई बार ये पूछ लेते हैं कि जैसे इस्लाम आया वो 622 AD के आसपास आया, जो सिखिज्म है वो एक प्रकार से 1600 AD के आसपास आया। तो कई बार क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या मानते हैं जो पारसी लोग हैं वो? देखिए एक सुप्रीम गॉड में विश्वास रखते हैं जिसका नाम है अहूरा मज़दा। और एक प्रकार से देखिए इसमें गॉड और एविल का कंसेप्ट है। जैसा हमने कई तरह के डांसेस में डिस्कस किया था, वैसे ही इस धर्म में कंसेप्ट है गॉड और एविल का। गॉड है वो है अहूर मज़दा, और जो एविल है वो है अंग्रा मयूर। नाम देख लीजिए, अंग्रा मयूर जो है वो बुराई यानी शैतान आप इन्हें कह सकते हैं। और जो देखिए पारसी लोग जो हैं वो मानते हैं कि अंत में एक प्रकार से है वो अहूर मज़दा यानी जो गॉड है उनकी जीत होगी, और बुराई है वो हार जाएगी, यानी जो शैतान है उसकी हार होगी। उसके बाद क्या है? उसके बाद में देखिए इस धर्म में जोरास्ट्रियनिज्म में आग का एक बहुत बड़ा रोल है। इस पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2013 में, व्हाट इज द रोल ऑफ फायर इन जोरास्ट्रियनिज्म। तो काफी इंपॉर्टेंट मेंस में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है कि क्या रोल है फायर का। देखिए आग का बहुत बड़ा रोल है, और ऐसा कहा जाता है जो आग यानी फायर जो है वो एक प्रकार से मैसेंजर का काम करती है भगवान और लोगों के बीच में। और इसीलिए जो पारसी जो लोग हैं काफी पूजा करते हैं आग की। ना सिर्फ आग की बल्कि धरती और हवा की भी काफी ज्यादा पूजा की जाती है इस पारसी धर्म में। और उसके अलावा देखिए इवन ये कहते हैं कि जो डेड बॉडीज होती हैं वो पूरे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, और एक प्रकार से बुराई का सिंबल है जो डेड बॉडीज होती हैं। और इसलिए ये डेड बॉडीज को एक प्रकार से जलाते नहीं है, ये एक प्रकार से खुले में छोड़ दिया जाता है, और गिद्ध वगैरह जो है उस बॉडी को एक प्रकार से डिके करते हैं और डिग्रेड करते हैं। और ये आपने सुना भी होगा, साइलेंस ऑफ टावर के बारे में आपने सुना होगा। ये साइलेंस ऑफ टावर है, मुंबई में है। तो पारसियों के द्वारा इस साइलेंस ऑफ टावर को यूज किया जाता है डेड बॉडीज को डिग्रेड करने के लिए, यानी खुले में छोड़ दिया जाता है। बाद में जो गिद्ध यानी वल्चर्स जो होते हैं उस बॉडी को डिके करते हैं। तो और देखिए अगर देखिए इंडिया के दृष्टिकोण से देखें तो एक प्रकार से इनका प्रोसिक्यूशन पहले ये ईरान में इस धर्म की स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ पारसियों का, तो वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर आए। संजन कोस्ट, ये कुछ नाम है कोस्ट का जहां पर ये आए थे। और वहां पे देखिए एक छोटी सी स्टोरी है, आपको याद रखने में आसानी होगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जब वेस्टर्न कोस्ट पर आए थे तो वहां पे जडी राणा एक राजा रूल कर रहे थे। तो इन्होंने रिफ्यूजी स्टेटस मांगा हमारे वेस्टर्न कोस्ट में, वहां पे जो राजा रूल कर रहे थे उनसे। तो राजा ने एक प्रकार से क्या किया, सिंबल के तौर पे एक दूध से भरा हुआ कटोरा उनको दिया। काइंड ऑफ ये जेस्टर था कि देखिए ऑलरेडी जो ये लैंड है ये भरा हुआ है और यहाँ पे आपके लिए जगह नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, पारसियों में कोई समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, दूध से भरे हुए कटोरी में एक प्रकार से चीनी के कुछ दाने फेंक दिए। ये एक स्टोरी है, इससे याद रखने में आसानी होगी। चीनी के कुछ दाने फेंके तो वो दूध में भरा हुआ जो कटोरा था वो चीनी पिघल गई उसके अंदर में। तो काइंड ऑफ राजा को समझ में आ गया कि जो पारसी हैं उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे ये लोकल रीति रिवाजों के हिसाब से रहेंगे। और यही हुआ बाद में भी। देखिए पारसियों ने क्या किया, यहाँ पे जो भारत में वो रहे तो सही, लेकिन एक प्रकार से उन्होंने अपना दो तरफा उन्होंने अप्रोच अपनाई। उन्होंने अपना कल्चर भी सहेज के रखा, लेकिन लोकल रीति रिवाज या फिर लोकल जो पहनावा मान लीजिए, लोकल परंपराएं मान लीजिए, कस्टम मान लीजिए, प्रैक्टिसेस मान लीजिए, उनको भी अपनाया।
तो पारसीज आपने देखा होगा कि देखिए जो काफी सारे पारसीज फेमस हैं इंडिया के अंदर में, जैसे रतन टाटा या फिर बोमन ईरानी या फिर जो सारे सैम मैनेक्सा, ये सारे पारसी हैं। और इवन जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में आई तब से काफी ज्यादा इन्होंने ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाई और काफी अमीर हो गए धीरे धीरे करके ये। और इवन इन्होंने ही सबसे पहले भारत के अंदर में वेस्टर्न प्रैक्टिसेस को अपनाया। ये देखिए ये काइंड ऑफ मैप है कहाँ पारसियों की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है। तो ज्यादा तो सारा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखिए चिंता की बात एक ये है कि पारसी की पॉपुलेशन काफी कम हो रही है इंडिया के अंदर में। काफी सारे रीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक रीजन तो यूं कहा जाता है कि जो ज्यादातर जो पारसी हैं वो सिटीज यानी शहरों के अंदर में रहते हैं, तो इसलिए जो कल्चर है वो शहरों का ज्यादा है, इसलिए कैरियर को ज्यादा तवज्जो दी जाती है बजाय के फैमिली को। और इसके अलावा जो दूसरे रीजन से ऐसा भी कहा जाता है कि कन्वर्ट नहीं करते या फिर इंट्रा कम्युनिटी में ज्यादा शादी को तवज्जो देते हैं, तो जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाती है आगे जाके। तो इसके लिए देखिए इनकी पॉपुलेशन को ठीक करने के लिए सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी जिसका नाम है जियो पारसी। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये स्कीम लॉन्च की थी। तो देखिए इनकी पॉपुलेशन को कंटेन करने के लिए ताकि और ज्यादा कम ना हो, ये स्कीम लॉन्च की गई थी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो रिलीजन है वो है जुडाइज्म। जूस के द्वारा इसे फॉलो किया जाता है। और देखिए ऐसा भी कहा जाता है ये संसार का सबसे पुराना मोनोथिस्टिक रिलीजन है। जैसे वैसे तो सबसे पुराना जो रिलीजन है सनातन धर्म को यानी हिंदू धर्म को सबसे पुराना कहा जाता है, लेकिन मोनोथिस्टिक नहीं है। काफी सारे देवी देवता हैं, लेकिन मोनोथिस्टिक रिलीजन की बात करें तो जुडाइज्म सबसे पुराना है। और कहां से इसके बेसिक लॉज निकलते हैं? हेब्रू बाइबल के पहली जो 5 बुक्स हैं तोरा, वहां से इसके रूल्स, इस धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस निकलते हैं, बेसिक लॉज निकलते हैं। तो तोरा के बारे में जान लेते हैं। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है कि बेसिक बुक कौन सी है जो जुडाइज्म की, तो तोरा याद रखिएगा। प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जुडाइज्म के बारे में ये, और टीचिंग्स है सारी की सारी भगवान की टीचिंग्स हैं, गॉड की टीचिंग्स हैं, कैसे जो जूस हैं उनको सोचना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, और लाइफ क्या है, डेथ क्या है, ये तमाम तरह की चीजें हैं वो है तोरा में। और 613 कमांडेंट्स हैं, लेकिन उसमें से 10 सबसे मेन है। कहां से आए वो अगली स्लाइड्स में हम जानेंगे। देखिए अब्राहम का एक अहम रोल है जुडाइज्म में। अब्राहम को एक प्रकार से जूइश लोगों का फादर भी जाना जाता है। और देखिए काइंड ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गॉड के बीच में और अब्राहम के बीच में, और अपना जो एक प्रकार से श्रद्धा अर्पित करी थी भगवान के प्रति अब्राहम ने, और इसीलिए गॉड ने आशीर्वाद दिया था अब्राहम को। और बाद में देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी हुआ इनके बेटे अब्राहम के बेटे इसाक के साथ में, और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू हुआ इसाक के बाद में जैकब के साथ में। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? काइंड ऑफ आशीर्वाद गॉड ने दिया अब्राहम को कि वो जुडाइज्म को प्रीच करें और इसको एक प्रकार से फैलाएं। इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गॉड और अब्राहम के बीच में। और अब्राहम के बाद में हुआ इजाक के साथ में जो अब्राहम के बेटे थे, और बाद में इजाक के बेटे जैकब के साथ में। और जैकब को एक प्रकार से इजराइल के नाम से भी जाना जाता है, इजराइल। और यहीं से निकले इजराइली, इजराइल जो देश है वो यहीं से निकला। बाकी सारे जो वंशज हैं जैकब के उनको इजराइली भी कहा जाता है, समझ गए? यानी सबसे पहले गॉड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब्राहम के साथ में कि आप जुडाइज्म को एक प्रकार से फैलाइए। तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट हुआ अब्राहम के बेटे इजाक के साथ में, फिर इजाक के बेटे जैकब के साथ में, जिनको इजराइल के नाम से जाना जाता है। और बाद में सारे जो वंशज हुए जैकब के उनको इजराइली लोगों के नाम से जाना जाता है। तो काइंड ऑफ देखिए एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये मोजेस के बारे में। देखिए मोजेस एक प्रकार से इजराइली थे और इजिप्ट में एक प्रकार से इनका जन्म हुआ था। और इजिप्ट में उस समय जो जूस थे, काइंड ऑफ जो हेब्रूज थे, वो स्लेव थे इजिप्ट में। और स्लेव मास्टर काफी तरह के अत्याचार करते थे हेब्रूज के ऊपर में। तो एक बार मोजिस ने देखा, जो एक प्रकार से संत थे, साधु आप इनको कह सकते हैं, इन्होंने देखा कि कोई जो मास्टर है, मास्टर एक प्रकार से अत्याचार कर रहा है हैब्रू के ऊपर में। तो इन्होंने गुस्से में आके उनको धक्का दे दिया, एक प्रकार से प्रहार किया उनके ऊपर में, स्लेव मास्टर जो कि एक हैब्रू के ऊपर में अत्याचार कर रहा था। बाद में उनको पता था कि इसकी भारी पनिशमेंट होगी, सजा होगी इसकी, तो वो जंगल चले गए थे। जंगल में जब वो गए तो उन्होंने देखा जो एक झाड़ी है वो जल रही थी, जल तो रही थी लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी। वहीं से उन्होंने भगवान की आवाज सुनी, और एक प्रकार से जो माउंट सिनाई की ये बात है, तो वहां पे भगवान ने इनको 10 कमांडेंट्स दिए, जो हमने देखा था कि कैसे इजराइलियों को सोचना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। वो तमाम तरह की चीजें थी वो यहीं से आई। काइंड ऑफ जो मोजिस नाम के जो ये संत थे, इनको माउंट सिनाई पे एक प्रकार से भगवान के द्वारा ये कमांडेंट्स दिए गए थे, और वहीं से जो तोरा बुक में बाद में ये प्रकाशित हुए थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बस बेसिक्स इतना ही है, एग्जाम में इतना ही पूछा जा सकता है। अब डिटेल में जाने की बात हो तो मर्जी कितना ही डिटेल में जा सकते हो, लेकिन उतने डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं। अब आगे क्या है? आगे देखिए थोड़ा सा इस्लाम देख सकते हैं। इस्लाम का मेनली मतलब क्या होता है? इस्लाम का मेनली मतलब होता है सरेंडर, यानी सबमिशन टू गॉड, यानी एक प्रकार से आप अपने आप को सबमिट कर रहे हो भगवान के प्रति में। और देखिए 622 एडी के आसपास, 632 एडी के आसपास एक प्रकार से मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना की थी, और मक्का में इसकी स्थापना हुई थी। सऊदी अरेबिया में है ये मक्का। और उसके बाद में देखिए ये कैसे गया, पहले पिलर्स देख लेते हैं। देखिए इस्लाम के मेनली 5 पिलर्स हैं। ये देखिए 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? कई बार एक प्रकार से यूपीएससी के द्वारा, देखिए इतना ज्यादा डीप में जाके यूपीएससी पूछेगी तो नहीं। 5 पिलर्स कौन से हैं? मेनली बुक्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से धर्म की कौन सी बुक फेमस है। एक प्रकार से क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, किसने धर्म की स्थापना करी। लेकिन स्टेट पीएससी में कई बार जरूर इस चीजों पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इवन पूछा भी गया, राजस्थान पीएससी या फिर यूपी पीसीएस जो है, उनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से बेसिक टेनेंट्स हैं। तो ये देख लीजिए।
तो पहला जो टेनेंट्स है वो है फास्टिंग। रमजान के दौरान में जो फास्टिंग की जाती है उसको आप रोजा भी कह सकते हो या फिर आप एक प्रकार से सवम भी कह सकते हो। उसके बाद में देखिए पिलग्रिमेज, यानी मक्का में जाने को एक प्रकार से जो एक प्रकार से तीर्थ यात्रा की जाती है मक्का में, उसको हज कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर एक मुस्लिम को अपने जीवन काल में एक बार जरूर हज की यात्रा पे जाना चाहिए। उसके बाद में आता है कि प्लेसिंग द फेथ, यानी भगवान के प्रति अपना एक प्रकार से विश्वास प्रकट करना। इस चीज को एक प्रकार से तौहीद के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में आता है रिचुअल प्रेयर्स, जो यानी एक दिन में जो 5 बार रोजा, यानी रोजा नहीं, नमाज अदा की जाती है, उस चीज को कहते हैं ये रिचुअल प्रेयर्स। सलत के नाम से भी इसको जाना जाता है, नमाज या फिर सलत। उसके बाद में आता है चैरिटी टू द पुअर, यानी एक प्रकार से गरीब लोगों की सहायता करना और उनको दान देना। इस चीज को कहते हैं जकत। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है मेनली। ये 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। और बाद में देखिए इस्लाम अपनी स्थापना के बाद में पैलेस्टीन गया, फिर इजिप्ट, पर्शिया, और उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में फैला जहां जहां ये फैला। उसके बाद में देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है इस्लाम, शिया या सुन्नी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कैसे इसका डिवीजन होगा, कई बार ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मेनली ये कंफ्लिक्ट हुआ मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में। देखिए उनके एक प्रकार से उनके बाद में गद्दी कौन संभालेगा, इसको लेकर विवाद हुआ। जो सुन्नी है, सुन्नी कह रहे थे कि जो सबसे योग्य व्यक्ति है मोहम्मद साहब के बाद में, उनको एक प्रकार से गद्दी संभालनी चाहिए। लेकिन शिया ने क्या कहा, शिया ने कहा कि देखिए जो गद्दी है उसके बाद में वो एक प्रकार से मोहम्मद साहब के परिवार में ही रहनी चाहिए, फैमिली में ही रहनी चाहिए। तो इस बात को लेकर विवाद हुआ। यानी प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई उसके बाद में उनके बाद में गद्दी कौन संभालेगा, इस चीज को लेकर विवाद हुआ। सुन्नी ने कहा कि जो सबसे योग्य होगा उन्हीं को गद्दी संभालनी चाहिए, और जबकि शिया ने कहा कि उनके परिवार में ही गद्दी रहनी चाहिए। तो सुन्नी के हिसाब से अबू बकर एक प्रकार से उनके उत्तराधिकारी होने चाहिए थे, और शिया के हिसाब से उनके जो उत्तराधिकारी होने चाहिए थे वो अली बिन अबू होने चाहिए थे, जो कि काइंड ऑफ सन इन लॉ थे इनके पैगंबर मोहम्मद साहब के। तो इसी बात को लेकर विवाद हुआ और बाद में शिया और सुन्नी आए। तो अब देखिए बात करें तो जो शिया हैं वो एक प्रकार से ईरान या इराक में काफी ज्यादा है, और सुन्नी जो है वो सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान, यहाँ पे सबसे ज्यादा इनकी संख्या है। या फिर और भी काफी सारे ऐसे देश हैं जो सऊदी अरेबिया के जो एलाइज हैं, जैसे कतर, ओमान या फिर यमन, इन सब देशों में सुन्नी की जनसंख्या ज्यादा है, शिया की जनसंख्या ज्यादा है ईरान और इराक में। तो मैंने तो देखिए यही एक प्रकार से हमने जो 3 रिलीजन्स को डिस्कस किया, जैसा हमने पहले कहा, डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।